चलिए स्टॉप रिकॉर्डिंग। तो हम लोग एडवांस लेवल प्रॉब्लम्स कर रहे थे ना। एडवांस लेवल प्रॉब्लम्स हम लोग डिस्कस कर रहे थे। ठीक। पिछले पीरियड तक हमने ये सारे पास्ट ईयर्स कर दिए, सारे पास्ट ईयर कर दिए गए। ठीक है ना। ठीक। आगे की स्ट्रेटजी क्या है कि आज मैं ये चैप्टर ख़त्म कर दूंगा। आज मैं ये चैप्टर मोशन इन 1D ख़त्म कर दूंगा, और नेक्स्ट टाइम से जब भी हम मिलेंगे मोशन इन 1 डायमेंशन फिनिश हो जाएगा। और नेक्स्ट टाइम से हम लोग जब भी मिलेंगे तो सबसे पहले 5-6 लेक्चर में हम डायमेंशन, सर देखिए इस पर रिकॉर्ड भी कर रहे हैं, नेक्स्ट नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट पीरियड में जब भी मिलेंगे तो हम लोग डायमेंशन और एरर के सारे सवाल शीट के यहाँ डिस्कस कर लेंगे। ठीक है ना। एटलीस्ट इलस्ट्रेशन, एटलीस्ट पास ईयर्स जेई मेंस और एडवांस। ठीक है ना। और एटलीस्ट वो क्वेश्चन जो मार्क किए गए हैं उसमें सीरीज में, क्या कहते हैं आपके मॉड्यूल में, ठीक है ना, उनको यहाँ कर देंगे। तो कम क्वेश्चन है इसलिए बहुत जल्दी हो जाएगा, 6-7 पीरियड में हो जाएगा। और 6-7 पीरियड जब भी लग जाए, जब भी शेड्यूल बन जाए, इसके बाद जब हम लोग आएंगे तो कहाँ पे आएंगे बेटा? प्रोजेक्टाइल मोशन पे, यानी मोशन इन 2D पे आ जाएंगे। ठीक है ना। और संभव हुआ तो इस संडे को हम 3 घंटे की क्लास ले लेंगे, 3 घंटे में हम खींच देंगे। ठीक है ना। मतलब डायमेंशन को हम इसी, नहीं जेई वालों की, इसी हफ्ते हम डायमेंशन क्लोज कर देंगे। ठीक है ना। अब स्ट्रेटजी समझ गए। अब देखो, अब आगे प्रोसीड करते हैं। यहां तक के क्वेश्चंस हो चुके थे। अब आगे देखिए एडवांस लेवल प्रॉब्लम। तो ये एडवांस लेवल प्रॉब्लम एक आपके सामने इस पे आ गया स्क्रीन पे। कौन इसको अटेम्प्ट करेगा? जरा हाथ उठाए। कौन इसको अटेम्प्ट करेगा? इस प्रॉब्लम को जरा हाथ उठाए। इस प्रॉब्लम को कौन अटेम्प्ट करेगा? हाथ उठा के बताइए भाई, बोलिए। ये पहला प्रॉब्लम आपकी स्क्रीन पे है, इसको कौन अटेम्प्ट करेगा? बोलो बेटा, प्रॉब्लम कौन अटेम्प्ट करेगा? ना सिंपल 9-10 के कॉन्सेप्ट से है। 9-10 का बेसिक्स और वेरी सिंपल डिफरेंशिएशन से सवाल लगेगा। तो कौन लाइन ऑफ एक्शन बताएगा? हाथ उठाइए। क्वेश्चन पढ़ के कौन लाइन ऑफ एक्शन बताएगा? बताओ। देखो बेटा, जो बता रहा है वही सिलेक्ट होगा, सीधी सी बात है, कोई चमत्कार नहीं होगा। बोलो बेटा, कैसे करोगे? हाँ 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 हाँ। चलिए डिफ्रेंशिएट भी करना पड़ेगा मैक्सिमम और मिनिमा के लिए। चलिए वेरी गुड, बस यही इतनी बात है। अब मैं बैठ जाओ। अब मैं खूब इत्मीनान से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ध्यान से देखिए। देखो बेटा, इधर देखो, समझोगे तुम भी, इधर देखो। देखो खूब इत्मीनान से देखिए इस सवाल को, है सवाल देख के मत घबराइए। इसमें सीधी सी बात कहा है कि एक पॉइंट ए है, ये पॉइंट ए है, एक हाईवे पे लोकेटेड है, एक हाईवे है जिसपे एक पॉइंट ए है। बहुत आराम से देखिए, यहां से यहां तक ये बात कह रहा है। फिर कह रहा है एक आदमी को एक कार से जल्दी पॉइंट बी पे पहुंचना है। पॉइंट ए से पॉइंट बी पे एक आदमी को जल्दी से जल्दी पहुंचना है। पॉइंट ए से और पॉइंट बी पर एक आदमी को जल्दी से जल्दी पहुंचना है, ये कह रहा है। ठीक है ना। तो अब एक बात और भी कह रहा है कि ये पॉइंट बी हाईवे से एल दूरी पे है, ये दूरी एल है। ये हाईवे ऐसे जा रहा है, हाईवे ऐसे जा रहा है ना, और ये पॉइंट बी हाईवे से एल दूरी पे है। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है यार? जो क्वेश्चन इंग्लिश आती है, इंग्लिश के हिसाब से आप बात समझिए। ये हाईवे है, हाईवे पे एक पॉइंट ए है, ठीक है ना। यहां से एक आदमी कार से पॉइंट बी पे जाना चाहता है, और जल्दी से जल्दी जाना चाहता है, फास्टेस्ट जाना चाहता है, ठीक है ना। और ये पॉइंट बी हाईवे से एल दूरी पे है, यही इतनी बात कह रहा है ना। खूब आराम समझिए, इत्मीनान समझिए। जब 2-4 हम उस समय तक जितना भी समझ जाइए अच्छे समझ लिए, ठीक है ना। 2-4-5 अच्छे समझेंगे तो आपका दिमाग चलने लगेगा, आपको लगेगा बहुत सिंपल है। तो अब देखिए, इट इज नोन दैट द कार मूव्स इन द फील्ड ईटा टाइम स्लोअर देन ऑन द हाईवे। अगर कार हाईवे पर v स्पीड से चलती है
यानी कि ये हाईवे है, अगर कार इस पे 20 स्पीड से चलती है तो फील्ड में, जैसे ये हाईवे है, उसके अगल बगल फील्ड होगी, उसके अगल बगल फील्ड है, तो अगर हाईवे पे 20 स्पीड से चलती है तो फील्ड में किस स्पीड चलेगी, v बाई ईटा, v बाई ईटा स्पीड से चलेगी। बात समझ में आ गई। अब ये कह रहा है कि एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट डी ये है, इससे किस डिस्टेंस पे वो अपनी कार को टर्न करे हाईवे से। जैसे इस पॉइंट पे आना है तो कई तरीका हो सकता है। एक तरीका है कि सीधे हाईवे पर यहां से यहां तक आए और उसके बाद यहां से यहां तक आए। भाई इस पॉइंट पे आना है तो फील्ड पे तो उतरना ही पड़ेगा। एक तरीका है यहां से सीधे यहां पे आए, मतलब फील्ड में ही आए, ठीक है ना, फील्ड में ही चले, हाईवे पे ना चले। और तीसरा एक तरीका है कि यहां से यहां तक आए और फिर यहां से यहां तक आए, ठीक है ना। दूसरा तरीका है कि हाईवे पे चले ही ना, सीधे फील्ड पे चले। तो फील्ड पे चलने से क्या नुकसान होगा कि उसकी स्पीड स्लो हो जाएगी। बात समझ में आ रही है। और तीसरा तरीका है कुछ दूर हाईवे पे चले और उसके बाद फील्ड में उतर जाए। तो ये पूछ रहा है कि किस पॉइंट से डी से कितनी दूरी किस पॉइंट से ये टर्न करे कि ये पॉइंट बी पर शॉर्टेस्ट टाइम में पहुंच जाए। क्वेश्चन समझ गए? क्वेश्चन समझ गए कि नहीं समझ गए? क्वेश्चन एकदम दिमाग में स्पष्ट हो गया? बोलो बेटा। तो अब देखो, इससे टफ प्रॉब्लम्स आपके पास पूरी शीट में नहीं है। इससे टफ नहीं है, इससे टफ एडवांस में भी नहीं आते। तो आप देखिए ये भी कितना सिंपल है। सिंपल अगर आप एक भी एप्लीकेशन में 9th 10th या सिंपल डिफरेंशिएशन के अलावा नहीं करूंगा, इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। देखिए जैसे आपका मेडिकल है तो डायरेक्ट होता है, जेई मेन से करीब करीब डायरेक्ट होता है, थोड़ा सोचना पड़ता है, लेकिन इसमें थोड़ा सा अपने दिमाग को एक्सपेंड करना पड़ता है। एक्सपेंड करना कोई बहुत मुश्किल नहीं, एक बार कर ले गए, कुछ सवालों के साथ स्ट्रगल कर ले गए तो अपने आप दिमाग चलने लगेगा, ठीक है ना। तो अब देखो, हमने ये एज्यूम कर लिया कि डी से एक्स दूरी पहले टर्न कर जाता है। हमने ये एज्यूम कर लिया कि डी से एक्स दूरी पहले ये टर्न कर जाता है, ठीक है ना। अब देखो ए से और डी के बीच की दूरी, ए और डी के बीच की दूरी ये तो कांस्टेंट होगी, मान लो एल है। भाई ए से डी की दूरी तो कांस्टेंट होगी ना, वेरिएबल नहीं होगी ना, वो हमने मान लिया कि एल है, ठीक है। तो अगर सी दूरी से वो फील्ड में आ जाता है, अगर मान लो सी पॉइंट से वो फील्ड में आ जाता है और ये सी पॉइंट डी से एक्स दूरी पे है, तो इसका मतलब है एल माइनस एक्स दूरी वो हाईवे पे चला। सीधी सी बात है, एल माइनस एक्स दूरी कहां चला, हाईवे पे चला। तो हाईवे पे लगने वाला समय कितना है, हाईवे में जब वो चला रहा है उस दौरान उसका समय कितना लगेगा, एल माइनस एक्स अपॉन स्पीड ऑफ कार ऑन हाईवे, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। बात समझ में आ रही बेटा? एकदम क्लियर है कि नहीं क्लियर है? एल माइनस एक्स अपॉन डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये T1 हो गया, ठीक है। अब देखो यहां से वो मुड़ गया पॉइंट बी की ओर, तो फील्ड में वो कितनी दूरी चला, CB, फील्ड में कितनी दूरी चला, CB। और CB क्या है, अगर ये x है और ये L क्वेश्चन में दिया है, ये x वेरिएबल है, हमने एज्यूम किया है, और L क्या है, ये डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम हाईवे। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल। तो ये डिस्टेंस कितना होगा, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम। कोई बड़ी बात है बेटा? बोलो। तो ये दूरी चलने में लगा हुआ समय T2 कितना होगा, ये दूरी चलने में लगा हुआ समय T2 कितना होगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर अपॉन स्पीड ऑफ कार इन फील्ड। हाँ, V/N, बहुत सही, वेरी गुड बेटा। तो इस केस में क्या हो जाएगा, ये डिस्टेंस अपॉन स्पीड ऑफ कार इन फील्ड, तो स्पीड ऑफ कार इन फील्ड V/η होगा, तो ईटा ऊपर चला जाएगा। यहां तक की बात सब लोग समझ गए कि नहीं समझ गए? सब लोग समझ गए? बोलो बेटा। यहां तक की बात में कोई स्पष्ट नहीं, इससे कठिन सवाल आपके नहीं बनते हैं, मतलब जो आपके एडवांस में आते हैं वो यही लेवल है या इससे थोड़ा कम लेवल है, ठीक है ना। तो इसमें भी कोई बहुत आपको नहीं सोचना है ना। अभी तक कोई चीज आपने लगाई जो 9th 10th से ऊपर थी, अभी तक लगाई? 9th 10th में बात नहीं जानते थे, स्पीड और डिस्टेंस अपॉन टाइम जानते नहीं जानते थे, पाइथागोरस थ्योरम नहीं जानते थे आप? हाँ, उस तरह से आपका दिमाग नहीं चला था, क्योंकि 9th 10th से आपको इस तरह के सवालों से टच नहीं कराया गया था, यही फर्क है। अब बात समझ में आ गई? अब देखो यहां से जब यहां आइए तो देखिएगा टोटल टाइम टेकन कितना होगा,
एल माइनस एक्स बाई वी और प्लस ईटा अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बाई वी। ये टोटल टाइम टेकन हो जाएगा। टोटल टाइम टेकन क्या होगा, T1 प्लस T2। टोटल टाइम क्या हो जाएगा, T1 प्लस T2, और इसको हमने T मान लिया है, तो टोटल टाइम टेकन बराबर इतना हो जाएगा। अब इसको गौर से देखिए, L तो कांस्टेंट है, इसके और इसके बीच की दूरी क्या है, कांस्टेंट है, वो तो नहीं वेरिएबल है। बोलो बेटा, वो तो कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट है कि नहीं कांस्टेंट है, बोलो भाई। तो इससे और इसके बीच की दूरी L तो कांस्टेंट है। और दूसरी बात, ये L मान लिया है, तो इसको L ना मानो, इसको क्या मानो, इसको Y मान लो, इसको Y मान लो। अगर ये L पहले से माना है तो इसको भी L ना मानो, ये डिस्टेंस को Y मान लो, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा Y माइनस एक्स, क्या हो जाएगा, Y माइनस एक्स बाई वी, और ये हो जाएगा x अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बाई वी, ठीक है ना। तो अब देखो, टाइम बराबर y माइनस एक्स अपॉन वी है, तो y तो कांस्टेंट है, इसके बीच का डिस्टेंस कांस्टेंट है, ठीक है ना। और उसके बाद x वेरिएबल है और v कांस्टेंट है, स्पीड v कांस्टेंट दिया है, और प्लस यहां पे x वेरिएबल है, l कांस्टेंट है, l कांस्टेंट है ना, बोलो बेटा, ये l कांस्टेंट है कि नहीं कांस्टेंट है, और x वेरिएबल है, x वेरिएबल है, और v भी कांस्टेंट है। ये ईटा कांस्टेंट है, v कांस्टेंट है, l कांस्टेंट है, यहां x वेरिएबल है, वेरिएबल है कि नहीं वेरिएबल है, और यहां पे भी x वेरिएबल है, बाकी कांस्टेंट है। इसका मतलब है कि टाइम इज अ फंक्शन ऑफ किसका फंक्शन है, x। टाइम इज अ फंक्शन ऑफ x। अब आप लोग याद करिए, आपको बहुत बढ़िया से मैंने समझाया था कि अगर कोई क्वांटिटी किसी क्वांटिटी का फंक्शन है, तो एक डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, ठीक है ना। तो इस केस में टाइम क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है, और x क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। अरे x यहां से भी टर्न कर सकती है, यहां से भी टर्न कर सकती है, यहां से भी टर्न कर सकती है, यहां से भी टर्न कर सकती है। x क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और टाइम क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल, और टाइम इज अ फंक्शन ऑफ x। तो अगर y इज अ फंक्शन ऑफ x, तो मैंने बहुत बढ़िया समझाया था कि y की मैक्सिमम वैल्यू कब होगी, जब dy बाई डी एक्स जीरो होगा, बस वही आपको पुट करना है। तो dy बाई डी एक्स पे x की जो वैल्यू होगी वो निकाल लेंगे और इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। इतना ही काम करना है। इसमें बताइए कौन सी ऐसी बात थी जो आप पहले से नहीं जानते थे। टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड क्या नहीं जानते थे, जानते थे कि नहीं जानते थे। पाइथागोरस थ्योरम क्या नहीं जानते थे, जानते थे कि नहीं जानते थे। और अगर कोई इफ y इज अ फंक्शन ऑफ x, तो y की मैक्सिमम वैल्यू कब होगी, जब dy बाई डी एक्स जीरो होगा। ये बात जानते थे कि नहीं जानते थे। तो वही तीन बात को एप्लीकेशन है। हाँ, इसी इक्वेशन को डिफरेंशिएट करेंगे। इस इक्वेशन में टाइम क्या है, x का फंक्शन है। हाँ हाँ कर रहे हैं, धीरे धीरे करेंगे ना। तो ये क्या है, टाइम इज अ फंक्शन ऑफ x। तो टाइम क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल, और x क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो मैंने बताया था इफ y इज अ फंक्शन ऑफ x, तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y के लिए dy बाई डी एक्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए, जीरो होनी चाहिए, ठीक है ना। तो डिफरेंशिएट कर देंगे, डिफरेंशिएट करके dy बाई डी एक्स जीरो पुट कर देंगे, उससे x की वैल्यू आ जाएगी, और उस x की वैल्यू को जब यहाँ पुट करेंगे तो मिनिमम टाइम निकल जाएगा। मिनिमम टाइम ही पूछा है, ठीक है ना। वो उसको बराबर जीरो, मिनिमम टाइम नहीं पूछा है, x की वैल्यू पूछा है कि कहाँ से मुड़े। तो डिफरेंशिएट करके जहाँ जीरो पुट करेंगे तो उससे जो x की वैल्यू आएगी वही हमारा आंसर हो जाएगा। मिनिमम टाइम नहीं पूछा है, ये पूछा है कि किस पॉइंट से टर्न करे, इससे कितनी दूरी से टर्न करे, यही पूछा है ना। तो बस जिससे कि मिनिमम टाइम लगे। तो मिनिमम टाइम कब लगेगा, जब dt बाई डी एक्स बराबर जीरो होगा। तो वो पुट करके x की वैल्यू निकाल लेंगे, वही आपका आंसर हो जाएगा। अब चीज आपको एकदम क्लियर हो गई, दिमाग में फॉर्मेट एकदम क्लियर हो गया। इसमें कौन सी ऐसी बात थी, बोलो बेटा, नहीं ना थी। इसी तरह मैं सब सवालों में दिखाऊंगा, जिससे आपका आत्मविश्वास एकदम बढ़ जाए, ठीक है ना। अच्छा, अब आप देखिए नेक्स्ट चीज देखिए, इसको हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं, इसको हम क्या कर रहे हैं, डिफरेंशिएट कर रहे हैं, ठीक। तो डिफरेंशिएट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएट करेंगे dt बाई डी एक्स। जब dt बाई डी एक्स करेंगे तो यहाँ पे 1 बाई वी बाहर आ जाएगा, ये तो कांस्टेंट है, 1 बाई वी बाहर आ गया। अब y माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे
y माइनस एक्स इसके अंदर है, इसका डिफ्रेंसिएशन जब x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो y तो कांस्टेंट है तो वो जीरो हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। ठीक, और उसके बाद माइनस एक्स को x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो माइनस वन आ जाएगा। यहां तक की बात समझ में आ गई? समझ में आ गई बेटा? और प्लस सिंपल डिफ्रेंसिएशन है, बहुत टिपिकल डिफ्रेंसिएशन नहीं है। अब उसके बाद दूसरी बात देखिए, दूसरी बात देखिए, ये क्या है? ईटा। इस केस में ईटा बाई वी क्या है? कांस्टेंट है। ऊपर ईटा है, नीचे वी है, ये कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को बाहर ले गए। अब इस पोर्शन को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किए, तो इसको, इस पोर्शन को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किए तो क्या हो जाएगा? एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 1/2, तो हो जाएगा 1/2 n x पे पावर n माइनस वन, तो ये हो जाएगा 1/2 अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ये ना आएगा बेटा? बोलो। अब एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट कर देंगे तो एल स्क्वायर तो कांस्टेंट है तो उसका डिफरेंशिएशन जीरो हो जाएगा, और एक्स स्क्वायर करेंगे तो ट्वाइस एक्स आ जाएगा। ये आपका आ जाएगा। बात समझ में आ रही है ना? ये आ जाएगा आपका, इसका डिफरेंशिएशन ये आ जाएगा। सिंपल डिफरेंस, अरे सिंपल डिफरेंशिएशन है बेटा, इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं इस पार्ट को, तो ईटा बाई वी तो कांस्टेंट है, तो ईटा बाई वी बाहर आ गया। अब ये एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 1/2 है, तो एक्स पे पावर एन का डिफरेंशिएशन क्या होता है? एन एक्स पे पावर एन माइनस वन, तो एन हो जाएगा 1/2 और एक्स पे पावर एन माइनस वन क्या हो जाएगा? एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पे पावर माइनस 1/2, तो वो नीचे आ जाएगा, तो अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। और फिर अंदर वाले को डिफरेंशिएट करेंगे तो एल कांस्टेंट है तो जीरो हो जाएगा और एक्स स्क्वायर का ट्वाइस एक्स हो जाएगा। ठीक है ना? तो सिंपल डिफरेंशिएशन है, कोई बहुत टिपिकल डिफरेंशिएशन नहीं है। इधर देखो बेटा, अब इसकी वैल्यू मैक्सिमम कब होगी? जब ये बराबर जीरो, ये बराबर जीरो। तो अब इसी से आप सॉल्व कर लीजिए। इससे आप जब सॉल्व करेंगे फर्दर, देखो बेटा, इससे जब फर्दर सॉल्व करेंगे तो यहां देखिए स्पेस कम है, मैं यहां समझा रहा हूं, स्पेस कम है, मैं यहां समझा रहा हूं, या इसको मैं कहां ले आऊं? इसको रुकिए, पहले कुछ मिटा देता हूं, पहले कुछ मिटा देता हूं तब करता हूं। ए, ए अच्छा अच्छा, चलिए इसको मिटा देता हूं पहले। देखिए अब ये साफ हो गया। अब इस पार्ट को dt बाई डी एक्स बराबर जीरो को हम यहां ले आ रहे हैं। कहां ले आ रहे हैं? देखिए इधर ले आ रहे हैं। गौर से देखो बेटा, गौर से देखो, खूब धीरे धीरे समझा रहे हैं बेटा, तुम्हारे दिमाग में छप जाना चाहिए, एकदम छप जाना चाहिए। और इस टेस्ट में कम से कम 5 बार रिवाइज करके जाओ। हाँ 2x से। तो अब जब इसको इधर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 1/v, ये माइनस था, मैक्सिमम के लिए dt बाई डी एक्स बराबर जीरो, तो अब इसको इधर ले आएंगे तो 1/v इज इक्वल टू ईटा बाई वी, ईटा बाई वी, और अंदर क्या होगा? ये 2 कट जाएगा, 2 कट जाएगा, x अपॉन अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो x की वैल्यू निकालना है, x की निकालना है ना, बोलो बेटा, x की निकालना है। तो ये v कट गया, v कट गया ना, तो ये जब इधर आ जाएगा तो अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा, और ये कितना हो जाएगा? ईटा इंटू एक्स। ठीक, अब दोनों साइड स्क्वायर कर दो तो एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कितना आ जाएगा? ईटा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। बात समझ में आ रही है? तो अब एक्स स्क्वायर को उधर ले जाओ तो ये हो जाएगा एल स्क्वायर बराबर ईटा स्क्वायर माइनस वन इंटू एक्स स्क्वायर। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? और दिस इंप्लाइज दैट, जब इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो दिस इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू एल बाई अंडर रूट ईटा स्क्वायर माइनस वन, और यही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। x इज इक्वल टू एल बाई अंडर रूट ईटा स्क्वायर माइनस वन। तो l की भी वैल्यू दिया है, ईटा की भी वैल्यू दिया है क्वेश्चन में, उसके टर्म में आपका आंसर आ गया। यानी इस पॉइंट से इतना दूरी पहले, यानी इस पॉइंट से इतना दूरी पहले, x बराबर इतना दूरी पहले अगर ये मुड़ेगा तो मिनिमम टाइम में यहां पहुंचेगा। बात समझ में आ गई ना? बोलो बेटा, बोलो। अब इस क्वेश्चन में कोई ऐसी बात थी जो कि बहुत अजीबोगरीब थी, तो आखिर न लगने का रीजन क्या था? थ्योरी की कमी? न लगने का एकमात्र रीजन था कि इस तरह के प्रश्नों को आपने पहले से हैंडल नहीं किया था। तो अभी पहला चैप्टर चल रहा है ना,
जब आप ऐसे करते जाएंगे 150, 150, इन लोगों का तो दिमाग चल रहा है, कुछ लोग का दिमाग चल रहा है, ठीक है ना। तो आप लोग धीरे धीरे करते जाएंगे, 2-3 महीने बाद आप लोग का भी दिमाग ऐसे चलेगा। समझ में आगे नहीं सुनेगा, पूछेंगे तो बता दोगे हैं? चलो बताओ जरा कैसे करेंगे, खड़े हो, रफ रफ एक बार बताओ कैसे करेंगे। हाँ, इस क्वेश्चन को कैसे किए हैं जरा बताओ। नहीं, मुंह से जितना बता पाओ बताओ। हाँ हाँ, मतलब कितना पहले ये मोड़ ले कि मिनिमम टाइम में पहुंच जाए, यही करें। फिर हमने किया क्या है ये बताओ। यहां से यहां तक चलने में दूरी, और प्लस यहां से यहां तक चलने में दूरी, और यहां से यहां तक चलने में समय, और प्लस यहां से यहां तक चलने में समय, तो कुल समय इतना हो गया t1 प्लस T2। और टाइम किसका फंक्शन है? एक्स का फंक्शन है, एक्स का, एक्स वेरिएबल है। तो हमने कहा कि कोई अगर अगर कोई क्वांटिटी किसी क्वांटिटी का फंक्शन है तो उसकी मैक्सिमम वैल्यू कब होगी? जब dy बाई डी एक्स जीरो होगी। तो dt बाई डी एक्स जब जीरो होगा तो मैक्सिमम वैल्यू होगी। यही पुट कर दिया, सिंपल डिफ्रेंसिएशन था, जीरो करके सॉल्व किए हैं तो हमारा आंसर आ गया। यही कह रहा हूं ना? तो ठीक है, बढ़िया। थोड़ा और क्रिस्प बोलो, बोलो खटाखट। हम कह रहे हैं गलती ना बोलोगे, ये तो रिहर्सल हो रहा है ना, रिहर्सल, ये असली एग्जाम नहीं हो रहा है ना, है? इसमें एकदम बिंदास बोलो। गलत बोलोगे, गलत बोलोगे तो हम क्या करेंगे? तुमको हम लटका देंगे क्या? बोलो, गलत बोलो। गलत बोलते ही बोलते सही बोलने लगता है आदमी। अरे हम कह रहे हैं बोलोगे तो दो चार एक आध बात गलत बोलोगे, बाकी बात सही बोलोगे, बाद में वो भी गलत नहीं बोलोगे, लेकिन बोलो, ठीक है ना? अच्छा, अब नेक्स्ट देखो, इसको मैं मिटा दे रहा हूं, इसको मैं क्या कर रहा हूं? मिटा दे रहा हूं। अगला क्वेश्चन देखो, इसको मैं रब कर दे रहा हूं, देखो। चलो, अब अगला क्वेश्चन देखो, कौन बताएगा? हाँ उठाइए, हाँ उठाइए, कौन बताएगा? बेटा जो कंसिस्टेंटली बता रहा है वही निकलेगा बेटा, बताना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा। बिना बताए कैसे हम मानेंगे कि तुमको आता है? बोलो, चलो बेटा बताओ, खड़े हो। हम्म। हाँ हाँ। हम्म 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 हम्म। चलो वो कर लोगे, इस तरह के 50 सवाल। देखो फट से बोलो ना, अपनी भड़ास तो खोलो। हम कह रहे हैं यार, तुम सीधा सा फंडा है मेरा, 15-20 सवाल हम लगा रहे हैं। बैठ जाओ, वेरी गुड, बैठ जाओ। 15-20 सवाल हम लगाते हैं, 15 के आसपास। और आगे जो लगाने वाले हैं उसकी मॉड्यूल तुम्हारे पास है, उसको एक बार देख के आओ। एक बार देख के नहीं आओगे ना, तुम मत पढ़ो यार, एक बार देख के आओ। और इसको कर लो, फिर 15 सवाल आगे करके आओ, घर से देख के आओ, ट्राई करके आओ। और अगर इसके बाद भी टाइम बचता है तो पुराना रिवीजन मार दो, रिवीजन तो बहुत फास्ट होगा। अगर तुम 1 घंटा भी रिवाइज करोगे, 40-50 सवाल रिवाइज कर लोगे। एक बार किए हो ना बढ़िया से, पुराना वाला रिवाइज कर लोगे। इतना ही रोज करो बस, इससे ज्यादा मत करो। तो ये पार्ट जब तुम घर पे ट्राई करके आओगे तो खटाखट बोलोगे। अब यहाँ सीधे आके बैठ जाओगे कि हम ही सब बताएं तो नहीं ना बात बनेगी। एकदम सही बोल रहा है लड़का, ऐसे ही होगा। देखो देखो, द वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल मूविंग इन द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस वेरीज एज दिस। यानी वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट में रिलेशन दिया है। इस तरह के सवाल मैंने कराए कि नहीं बताओ? जेई मेंस में कई ठो सवाल ऐसे आए भी हैं, ठीक है ना? तो अब ये बताओ कि वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट में ये रिलेशन है, जहां पे अल्फा क्या है? कांस्टेंट है, पॉजिटिव कांस्टेंट है। बस जैसे कह रहा है वैसे तुम करते जाओ। वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट में ये रिलेशन है, अल्फा क्या है?
एक पॉजिटिव कांस्टेंट है। यही तो कह रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। बोलो जी। तो एज्यूमिंग दैट एट द मोमेंट t बराबर 0 द पार्टिकल वॉज लोकेटेड एट पॉइंट x बराबर 0, यानी जब शुरुआत हो रही है t बराबर 0 पे की बात हो रही है, तो पार्टिकल कहाँ है? ओरिजिन पे है, x बराबर 0। यही तो कह रहा है, एज्यूमिंग एट t बराबर 0 द पार्टिकल इज एट x बराबर 0। मतलब जब टाइम की शुरुआत हो रही है तो पार्टिकल ओरिजिन पे है। ये कोई बहुत बड़ी बात है? ये सब बात हम अंडरस्टैंड होनी चाहिए ना। अच्छा, अब कह रहा है फाइंड द टाइम डिपेंडेंस ऑफ द वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल। तो देखो, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन टाइम पे कैसे डिपेंडेंट होंगे? वेलोसिटी और एक्सेलरेशन टाइम पे कैसे डिपेंडेंट होंगे? वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट पे कैसे डिपेंडेंट है ये तो दिया है क्वेश्चन में। वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट पे कैसे डिपेंडेंट है ये तो दिया है, लेकिन अब आपसे पूछ रहा है कि वेलोसिटी और एक्सेलरेशन टाइम पे कैसे डिपेंडेंट होंगे, ये आपसे पूछ रहा है। वेलोसिटी और एक्सेलरेशन टाइम पे कैसे डिपेंडेंट होंगे, ये आपसे पूछ रहा है। बोलो बेटा, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट पे कैसे डिपेंडेंट है ये तो दिया है, इस तरह से डिपेंडेंट है, ठीक है ना। लेकिन आपसे फिर पूछ रहा है कि क्या कहते हैं, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन टाइम पे कैसे डिपेंडेंट होंगे। तो इस तरह के सवाल किए नहीं हो? बोलो, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंडेंट दिया है ना, अल्फा रूट एक्स। इस तरह को सवाल कि हमको ठीक से याद है, तुम लोग कराए हैं। वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंडेंट है, अब वेलोसिटी और एक्सेलरेशन टाइम पे कैसे डिपेंडेंट होगा ये पूछ रहा है। बोलो बोलो, कैसे करोगे? बोलो, बताओ बेटा कैसे करोगे? आप एक्सप्लेन करो इसको। तुम बताओ, वेलोसिटी को तुम टाइम से कैसे रिलेट करोगे? हाँ, हम्म, हम्म। चलो देखो, इधर देखो, इधर देखो। वेलोसिटी क्या होता है? dx बाई dt। वेलोसिटी क्या होता है? dx बाई dt। और dx बाई dt इज इक्वल टू अल्फा रूट एक्स दिया हुआ है। दिया हुआ कि नहीं दिया हुआ? इस तरह के बहुत सवाल कराए हैं, 2-4 तो नहीं कराए हैं। तो अल्फा रूट एक्स दिया हुआ है, तो अब इसको इसको क्या करो कि रूट एक्स को इधर ले आओ, तो ये हो जाएगा एक्स पे पावर -1/2 dx इज इक्वल टू अल्फा डी टी। ये हो गया एक्स पे पावर -1/2 dx इज इक्वल टू अल्फा डी टी। ये नहीं कर सकते हो? बोलो। अब दोनों साइड से इंटीग्रेट कर दो। दोनों साइड से क्या करना है? इंटीग्रेट कर देना है। तो ये कौन सा इंटीग्रल है? डेफिनेट इंटीग्रल है कि इनडेफिनेट इंटीग्रल है? इनडेफिनेट इंटीग्रल है, ठीक है ना। कोई लिमिट तो दिया नहीं है, नहीं दिया है। तो अब जब इसको इंटीग्रेट करोगे बेटा, खूब इत्मीनान से समझो। इसका मतलब है पुराने वो जो 8-10 सवाल हमने कराए थे, रिकॉर्डेड है उसका, वो तुम लोग अच्छे से समझे नहीं थे, क्योंकि अगर वो समझे होते तो फट से हो जाता। हम कोचेंगे बेटा, बुरा नहीं मानना। हाँ, ये इंसल्ट उसल्ट नहीं है, तो हम सब आपस में ही है ना, बाद में असली इंसल्ट तो असली एग्जाम में होगी ना। देखो इधर देखो, इधर देखो, इंटीग्रेट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? एक्स पावर एन प्लस वन। एक्स पावर एन प्लस वन करेंगे तो 1/2, 1/2 हो जाएगा। अपॉन एन प्लस वन तो 1/2 हो जाएगा। तो 1/2 में 2 ऊपर चला जाएगा। इसका इंटीग्रेशन कर दिया, इसका इंटीग्रेशन कर दिया, और दिस बराबर अल्फा इंटू टी प्लस कॉन्स्टेंट, ये आ जाएगा। आ जाएगा ना। अब कांस्टेंट की वैल्यू कैसे निकालना सिखाए थे? कांस्टेंट की वैल्यू हमने कहा था कि कुछ कोई ना कोई डाटा दिया रहता है क्वेश्चन में, उससे हम कांस्टेंट की वैल्यू निकाल लेते हैं। कोई ना कोई डाटा दिया होता है, तो डाटा ये दिया है, एट t बराबर 0 द पार्टिकल इज एट ओरिजिन, यानी x बराबर 0, ठीक है ना। तो t बराबर 0 पुट करेंगे तो x बराबर 0 हो जाएगा। जब t बराबर 0 पुट करेंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा? 0। तो कांस्टेंट की वैल्यू क्या आ जाएगी? 0। 0 आ जाएगी ना, आ जाएगी नहीं आ जाएगी? अब उसके बाद नेक्स्ट चीज आपका क्या होगा? 2x पे पावर 1/2 इज इक्वल टू अल्फा टी।
ये आ जाएगा, आ जाएगा, बोलो जी, ट्वाइस एक्स पे पावर 2 इज इक्वल टू अल्फा टी, आ जाएगा ना, बोलो जी। और हमको निकालना क्या है, टाइम डिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। अब इसको स्क्वायर कर दो, अब इसको स्क्वायर कर दो, तो ये हो जाएगा 4x इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर टी स्क्वायर। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत है? अब दोनों साइड डिफरेंशिएट कर दो टी के रिस्पेक्ट में, दोनों साइड डिफरेंशिएट कर दो टी के रिस्पेक्ट में। तो इसको जब डिफरेंशिएट करोगे तो 4 dx बाई डी टी क्या होती है, वेलोसिटी, dx बाई डी टी क्या होती है, वेलोसिटी। और उसके बाद अल्फा स्क्वायर बाहर आ गया और टी स्क्वायर को डिफरेंशिएट करोगे तो 2t हो जाएगा ना, और फिर ये 2 कट जाएगा। दिस इंप्लाइज दैट 2v इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर टी, बात समझ में आ गई। और दिस इंप्लाइज दैट ये क्या हो रहा है, अरे ये क्या हो रहा है, हा? क्या हो रहा है ये, बोलो। हाँ चलिए, ये हो गया। दिस इंप्लाइज दैट 2v इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर टी, बात समझ में आ रही ना, 2v इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर टी। दिस इंप्लाइज दैट v इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर बाई 2 इंटू टी। तो क्या वेलोसिटी और टाइम में रिलेशन नहीं आ गया, वेलोसिटी और टाइम में ही तो रिलेशन पूछा था। अरे ठीक है, तो उसको बाद में करेंगे, पहले एक आ गया कि नहीं आ गया, बोला था वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का टाइम से रिलेशन, तो वेलोसिटी का टाइम से रिलेशन आ गया कि नहीं आ गया। अब तुम ईमानदारी से बताओ, तुम अगर नहीं भी बताते तो भी रिकॉर्ड तो यहाँ है ही, मैंने इस तरह के कम से कम 10-20 सवाल किए थे कि नहीं मॉड्यूल में, किए थे कि नहीं, इससे कठिन किए थे बेटा, इससे कठिन किए थे। तो इसका मतलब है कि वो तैयार नहीं है, सीधी सी बात है। जिसका तैयार है वो जवाब दे रहा है कि नहीं बेटा, इसमें मेरा कोई दोष है। तो अब आप देखिए वेलोसिटी और टाइम का रिलेशन आ गया, अब एक्सेलरेशन और टाइम का रिलेशन निकालना है, तो फिर से डिफरेंशिएट कर दो, फिर से डिफरेंशिएट कर दो। तो फिर से डिफरेंशिएट करोगे तो डी वी बाई डी टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर बाई 2, यानी एक्सेलरेशन टाइम पे डिपेंडेंट नहीं है, एक्सेलरेशन टाइम पे डिपेंडेंट नहीं है, जबकि वेलोसिटी टाइम पे डिपेंडेंट है। यही तो है, बोलो बेटा, क्लियर है ना, क्लियर है, दिमाग में आया कि सारी बातें वही थी जो बताई गई थी, इससे हाई लेवल के क्वेश्चंस नहीं बनते हैं। हो जा रहा है, हो रहा है कि नहीं हो रहा है। हाँ, बहुत बच्चों में ये प्रॉब्लम होती है कि इसे कोई सवाल नहीं लगा तो अब लगते हैं ये किताब पढ़ने, वो किताब पढ़ने, इरुडो पढ़ने, ऐसी इरुडो में थ्योरी नहीं है, एच.सी. वर्मा थ्योरी पढ़ने, त्रेसनिक थ्योरी पढ़ने, और वो सारी बातें जो है नेट शेल में आपका एनसीईआरटी में दिया रहता है या किसी भी अच्छी किताबों में दिया रहता है कि नहीं। तो और एडवांस में तो थ्योरी का बहुत कम एप्लीकेशन भी होता है, ठीक है ना। तो हो गया कि नहीं हो गया, लग गया, समझ में आया कि नहीं समझ में आया। अच्छा अब इधर देखो बेटा, अब क्या कर रही हो तुम, तो क्वेश्चन यहाँ सामने भी तो है, इसमें इन्वॉल्व हो। अच्छा अब नेक्स्ट देखो, द मीन वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एवरेज ओवर द टाइम द पार्टिकल टेक्स टू कवर द फर्स्ट एस मीटर ऑफ द पाथ। अब मीन वेलोसिटी पूछा है, पहले इसको मिटा दें, इसको हम पहले मिटा दें, हैं क्या चीज, बोर्ड इरेजर कहाँ है, ये है, इससे तो ये सब ना क्लियर हो जाए। अरे गजब, ये तो बताया नहीं तुमने, क्लियर ऑल नोट्स, गजब गजब। अब हो गया ना, अब सेलेक्ट करना पड़ेगा, पेन सेलेक्ट करना पड़ेगा, ये देखो अभी तक हम ही नहीं सीख पाए इसको। अब देखो नेक्स्ट चीज देखो, कहाँ गया ये, द मीन वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एवरेज ओवर द टाइम दैट द पार्टिकल टेक्स टू कवर द फर्स्ट एस मीटर ऑफ द पाथ। तो देखो गौर से देखो, मीन वेलोसिटी क्या होती है, एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो फर्स्ट एस मीटर को ट्रेवल करने में जो टाइम लगेगा, फर्स्ट एस मीटर को ट्रेवल करने में जो टाइम लगेगा वो यहां पुट कर दो, वो यहां पुट कर दो, तो एवरेज वेलोसिटी निकल जाएगी, एवरेज वेलोसिटी टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम।
तो उसके लिए तुमको डिस्टेंस और और टाइम में रिलेशन पता होना चाहिए। तो रिलेशन कौन सा दिया है, रिलेशन कौन सा दिया है, वेलोसिटी और टाइम में, वेलोसिटी और डिस्टेंस में। लेकिन अगर तुमको रिलेशन कौन सा चाहिए, डिस्टेंस और टाइम में, डिस्टेंस और टाइम में रिलेशन चाहिए। तो अभी अभी हमने निकाला था डिस्टेंस और टाइम में रिलेशन, निकाला था कि नहीं निकाला था? तो क्या निकाला था, अल्फा स्क्वायर, नहीं टी अपॉन टू नहीं था, वो वेलोसिटी का था। रुक जाओ, फिर से निकाल ले रहे हैं, फिर से निकाल ले रहे हैं। वेलोसिटी इज इक्वल टू अल्फा रूट एक्स, वेलोसिटी बराबर अल्फा रूट एक्स दिया है। तो वेलोसिटी क्या होती है, डी एक्स बाई डी टी, डी एक्स बाई डी टी होती है ना, तो डी टी उधर ले आओ, डी टी उधर ले आओ, तो ये हो जाएगा एक्स पे पावर माइनस वन बाई टू। अब जब इसको डिफ्रेंशिएट, देखो इधर देखो, डिफ्रेंशिएट करोगे तो क्या हो जाएगा, एक्स पे पावर वन बाई टू डिवाइड बाई वन बाई टू। हाँ इंटीग्रेट कर रहे हैं, जब इंटीग्रेट करोगे इसको तो ये हो जाएगा अल्फा टी, दिस इंप्लाइज दैट टू एक्स पे पावर वन बाई टू इज इक्वल टू अल्फा टी, और दिस इंप्लाइज दैट फोर एक्स इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर टी स्क्वायर। ये रिलेशन आया था बेटा, एक्स और टी में ये रिलेशन था, बात समझ में आई? तो जब एक्स एस है, जब एक्स एस है, जब एक्स एस है तो ये हो गया फोर एस, फोर एस इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर टी स्क्वायर, दिस इंप्लाइज दैट टाइम इज इक्वल टू फोर एस बाई अल्फा स्क्वायर अंडर रूट, ये टाइम हो गया फोर एस बाई अल्फा स्क्वायर, फोर एस बाई अल्फा स्क्वायर का अंडर रूट, तो ये हो जाएगा टू बाई अल्फा, टू बाई अल्फा अंडर रूट एस, ये हो जाएगा। अब एवरेज वेलोसिटी का क्या, ये नहीं जानते हो, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, जानते हो नहीं जानते हो? तो टोटल डिस्टेंस ये हो गया और टोटल टाइम क्या हो गया, टू रूट एस बाई अल्फा। तो ये कितना कितना आ गया, कितना आ गया, ये आ गया अंडर रूट, ये इससे कट जाएगा तो अंडर रूट हो जाएगा, तो अंडर रूट एस अल्फा बाई टू, ये एवरेज वेलोसिटी हो गई। एवरेज वेलोसिटी क्या हो गई, अंडर रूट एस अल्फा, अंडर रूट एस अल्फा बाई टू। आंसर चेक करो, आ गया ना? और पुराना भी आंसर आ गया था, आ गया था ना? तो तुम ये बताओ कि इसमें कौन सी ऐसी बात है जो बताई नहीं गई है? हाँ तो जानते हो प्रॉब्लम क्या हो रही है, हम बता दें, तुम लोग भयभीत हो बहुत लोग, और कुछ लड़के भयभीत नहीं है तो वो अपना काम कर रहे हैं, कुछ लड़के पहले से किए हैं, ठीक है ना, तो वो अपना काम भकाभक कर रहे हैं, बात समझ में आ रही है ना? तो जो किए हैं वो मार रहे हैं दनादन, ठीक है ना बेटा? और जो मार रहा है उसी का होगा, सबका नहीं होगा, ठीक है ना? हाँ अभी भी मौका है, शुरुआत है, थोड़ा सा जो लोग नहीं अच्छे से कर रहे हैं वो कोऑपरेट करें मुझे, ठीक है? यहां तक की बात सबको समझ में आ गई, एकदम दिमाग में बैठ गई, बैठ गई, दो क्वेश्चन एकदम दिमाग में एकदम छप गए कि इस तरह का आएगा तो हम कर देंगे, हैं, कर देंगे। अच्छा अब नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए, अरे बाबा रे बाबा, एक क्वेश्चन को देखकर एक बार बेहोशी आ जाएगी, अरे कौन सा क्वेश्चन है, इस इससे कठिन क्वेश्चन एडवांस एडवांस में नहीं आते हैं, एडवांस से ज्यादा लेवल है इसका, ठीक है ना, एडवांस से ज्यादा इन सब क्वेश्चंस का लेवल है। और ये सारे, ये भी नाइन्थ का बच्चा कर लेगा, ये भी नाइन्थ का ब्रिलियंट बच्चा का, हम सारे चैप्टर में दिखाएंगे, अभी शुरुआत हो रही है ना। जैसे मान लो कुछ, इधर देखो, कुछ चीजें ऐसी हैं जैसे प्रोजेक्टाइल मोशन हुआ, जैसे मान लो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, रोटेशन मोशन के कोई टिपिकल कॉन्सेप्ट, ये सब तुम लोग नहीं जानते हो। तो जब इसके सिंपल कॉन्सेप्ट जान जाओगे, समझ रहे हो ना, जब इसके सिंपल कॉन्सेप्ट जान जाओगे देखोगे उसके भी एलपी ऐसे ही लग रहा है। अरे एडवांस में क्या करता है, तीन चार पांच कॉन्सेप्ट को मिला के कॉकटेल बना देता है, और कॉकटेल पिला देता है बच्चों को, बच्चे झूमने लगते हैं, एक एक पीने के आदी होते हैं, सिंगल सिंगल, और उसमें कॉकटेल बना के दे देता है, बस यही करता है। हर चैप्टर के आसान आसान बातों को जानते रहो और कुछ सवाल लगाए रहो, बस ये बहुत बढ़िया टेक्निक है निकालने की, ठीक है ना? अच्छा अब ये क्वेश्चन है, कौन कर लेगा जरा हाथ उठाए, डेंजर, ये लड़का निकल रहा है यार, आत्मा खुश कर देता है मेरी। हाँ वाह,
नहीं नहीं, रुक जाओ, पहले तुम लोग सोच के बताओ कौन करेगा इस क्वेश्चन को। बताओ कैसे करोगे, क्वेश्चन पढ़ो पहले, क्वेश्चन पढ़ो। कुछ लोग क्वेश्चन की लेंथ देख के ही बेहोश हो जाएंगे, अरे बाप रे बाप कैसे करेंगे। अरे बहुत इजी, सभी इजी हैं। बताओ बेटा, एक बार पढ़ो, बताओ कैसे करेंगे, पहले इस क्वेश्चन को समझो, एक्चुअल में इजी है बेटा। हाँ हाँ, तो उसको पढ़ के तो बताओ कैसे करोगे, बताओ कैसे करोगे। क्वेश्चन समझो लोगों, हम क्वेश्चन समझा रहे हैं, देखो पहले क्वेश्चन समझा दें इत्मीनान से, क्वेश्चन समझा दें तब करना। देखो इत्मीनान से देखो, व्हेन अ मॉडल रॉकेट इज लॉन्च्ड, व्हेन अ मॉडल रॉकेट इज लॉन्च्ड, बहुत बड़ी बात है, वो बहुत टिपिकल बात है, रॉकेट लॉन्च किया गया। व्हेन अ मॉडल रॉकेट इज लॉन्च्ड द प्रोपेलेंट बर्न्स फॉर अ फ्यू सेकेंड। जब एक रॉकेट को लॉन्च किया गया, मॉडल रॉकेट को, ठीक है, तो क्या हुआ, क्या हुआ, मॉडल रॉकेट को जब लॉन्च किया गया तो क्या हुआ, प्रोपेलेंट मतलब रॉकेट का फ्यूल कुछ देर के लिए जला, यही तो कह रहा है। तो जब तक जला तब तक रॉकेट ऊपर जाएगा, सीधी सी बात है। जब तक वो जलेगा तब तक न्यूटन थर्ड लॉ से वो रॉकेट ऊपर जाएगा, जाएगा ना, बोलो बेटा, ठीक है, बोलो जी। अच्छा अब देखो, एक्सेलरेटिंग द रॉकेट अपवर्ड, तो यही बात मैंने कही, कौन सी बड़ी बात है। उसके बाद आफ्टर बर्नआउट, बर्नआउट मतलब जब फ्यूल खत्म हो गया, तो जब फ्यूल खत्म हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, तुरंत नीचे गिरने लगेगा, हैं, थप्पड़ याद दीजिए इनको बढ़िया से। जब इतनी स्पीड से ऊपर जा रहा है तो फ्यूल खत्म होने के बाद तुरंत नीचे नहीं ना गिरेगा, हाँ थोड़ा ऊपर जाएगा तब नीचे आएगा। भाई उसकी स्पीड हो गई ना, तो मान लो फ्यूल खत्म हो गया, फ्यूल तो उसकी स्पीड बढ़ा रहा था, अब थ्रस्ट दे रहा था, जब बर्नआउट हो गया यानी फ्यूल खत्म हो गया, तब वो प्रोजेक्टाइल की तरह से जाएगा। खैर अभी प्रोजेक्टाइल नहीं जानते हो तो वो छोड़ दो, मतलब ये समझो कि एक स्पीड से ऊपर की ओर जा रहा है, तो क्या होगा कि फिर बर्नआउट के बाद केवल ग्रेविटी के अंतर्गत काम करेगा, केवल ग्रेविटी के अंतर्गत। तो नहीं नहीं, स्पीड हो गई ना, जैसे मान लिया कि आपने ये पेन लिया, इधर देखो पेन लिया, पेन को ऊपर फेंका, तो केवल ग्रेविटी के अंतर्गत है, लेकिन स्पीड दे दी ना उसको। अगर यहां से छोड़ देंगे तब तो नीचे गिरेगा, लेकिन ऐसे ऊपर फेंकेंगे तो क्या होगा, कुछ दूर तो ऊपर जाएगा ना, और तब तक ग्रेविटी उसको डिसेलेरेट करेगी, मैक्सिमम पॉइंट पे उसकी स्पीड जीरो हो जाएगी और तब नीचे आएगा। ये बात समझ में आ गई, ये बात समझ में आ गई। अरे ये बहुत सिंपल होता है यार, ये 9-10 से ज्यादा कुछ इसमें नहीं लग रहा है, लेकिन क्वेश्चन में देख के लोग भागते हैं। अब जब हम ये तुम्हारा डर खत्म करने के लिए बोल रहे हैं, देखिए तुम अभी देखना, अभी तो एक चैप्टर है ना, तुम पूरा चलो तो सही, सिंपल कॉन्सेप्ट बस जानते रहो ग्रेविटेशन के, ग्रेविटेशन सारे सवाल लग जाएंगे, है ना। तो अब आप देखो, हाँ एक बात और, प्रॉब्लम को खुद से ट्राई करोगे तब लगेंगे, नहीं तो वैसे बहुत से सोल्यूशन पड़े हुए हैं, पहले खुद से ट्राई करोगे, दिमाग को टैक्स करोगे, सोचोगे, थिंक करोगे उसके ऊपर, तब लगेंगे, है ना। अब देखो, द रॉकेट मूव्स अपवर्ड फॉर अ वाइल, रॉकेट क्या कर रहा है, कुछ दूर के लिए ऊपर जा रहा है, तो यही बात तो मैंने बोली, ठीक है ना। एंड देन बिगेन्स टू फॉल, और उसके बाद क्या करता है, फॉल करना शुरू करता है, ठीक। उसके बाद देखो, अ पैराशूट ओपन्स शॉर्टली आफ्टर द रॉकेट स्टार्ट्स डाउन, मतलब कुछ देर के बाद जब उसका स्पीड जीरो हो जाएगा तो नीचे की ओर रॉकेट आएगा, नीचे की ओर आएगा, तो नीचे की ओर आएगा तो उसकी स्पीड बढ़ेगी, स्पीड बढ़ती जाएगी, और बढ़ते बढ़ते ऐसे ऐसे नीचे गिरेगा, तब तक पैराशूट खुल जाएगा। अब पैराशूट जब खुल जाएगा तो उसकी नीचे की स्पीड कम होगी। तुमने देखा है ना, एरोप्लेन से लोग कूदते हैं पैराशूट से, तो शुरू में बड़ा तेजी से गिरते हैं, शुरू में क्या होता है, बहुत तेजी से गिरते हैं, शुरू में कैसे होता है बेटा, बहुत तेजी से गिरते हैं, और उसका जैसे पैराशूट खोलते हैं उनकी स्पीड कम हो जाती है, स्पीड कम हो जाती है ना, बोलो, स्पीड कम हो जाती है। अगर उसी स्पीड से गिरेंगे तो हाथ पैर ही नहीं टूटेगा, वो फिर बचेंगे ही नहीं, उतनी ऊंचाई से गिरेंगे तो, है ना। तो पैराशूट से जब कूदते हैं तो पहले स्पीड बहुत तेज होती है, फिर पैराशूट खुलता है स्पीड मॉडरेट हो जाती है, ठीक है ना, डिसेलेरेट करने लगता है पैराशूट, फिर एक बहुत मॉडरेट स्पीड पे नीचे लैंड कर जाते हैं, तो उनको कोई दिक्कत नहीं होती है, ठीक है ना।
तो वही ये कह रहा है कि अ पैराशूट ओपन शॉर्टली आफ्टर द रॉकेट स्टार्ट्स डाउन, जब रॉकेट नीचे की ओर आता है। बात समझ में आ रही है? अब देखिए, द पैराशूट स्लोज द रॉकेट टू कीप इट फ्रॉम ब्रेकिंग व्हेन इट लैंड्स। तो वो ऑब्वियस सी बात है, जब स्पीड धीमे कर देगा तो ब्रेक करने से बच जाएगा, ठीक है ना। तो अब आप देखिए, द फिगर हियर शोज वेलोसिटी डाटा फ्रॉम द फ्लाइट ऑफ द मॉडल रॉकेट, यूज द डाटा टू आंसर द फॉलोइंग। इस डाटा का इस्तेमाल करके नीचे सारी बातों का जवाब दीजिए। इतनी ही बात कह रहा है। तो इतनी बात जो आपको यहां पे कहा है, क्या आप 9th-10th में नहीं समझ जाते? क्या नहीं समझ जाते बताइए? 9th-10th ही पढ़े होते तो इतनी बात तो समझ जाते। ये कोई बहुत बड़ी बात तो है नहीं, इससे बहुत कठिन कठिन बात आप समझे हैं, है ना। अच्छा, अब देखिए ये ग्राफ बनाया है। तो ग्राफ बनाया है तो ऑब्वियसली आप इंटरप्रेट कर लेंगे कि यहां से t बराबर 0 से ये आपका टाइम है। टाइम कहाँ है? ऐसे है। टाइम की कैसे है? ऐसे है। और वेलोसिटी कैसे है? ऐसे है। वेलोसिटी इस पे प्लॉट किया है और टाइम इस पे प्लॉट किया है, यही ना बात है बेटा। तो इस पॉइंट पे क्या है? t बराबर 0 और v बराबर 0, ठीक है। अब आप ऑब्वियसली इस ग्राफ से समझ जाएंगे कि रॉकेट की स्पीड पहले, जब तक प्रोपेलेंट जला, जब तक प्रोपेलेंट था, फ्यूल जल रहा था, तब तक ऐसे गई, ऐसे गई, ठीक है ना, यहां तक गई। उसके बाद उसकी स्पीड हो गई, तो स्पीड होने के बाद कुछ दूर ऊपर और गई, ठीक। अब उसके बाद स्पीड कम होना शुरू हुई, अब उसके बाद उसकी स्पीड कम होना शुरू हुई। बात समझ में आ रही ना? मेरी बात समझ रहे हैं? तो उसके बाद उसकी स्पीड क्या हुई बेटा? कम होना शुरू हुई, ठीक। यहां से यहां तक स्पीड कम हो रही है, जरा बताइए, बोलिए। ये वाला रीजन कौन सा है? जरा कोई बताएगा, ये वाला रीजन कौन सा है? ये वाला रीजन वो है जिसमें केवल ग्रेविटी फोर्स लग रहा है। जब ग्रेविटी फोर्स लगेगा तो वेलोसिटी कैसे चेंज होगी? जब केवल ग्रेविटी फोर्स लगेगा तो वेलोसिटी ऐसे चेंज होगी, u माइनस जी टी, यानी स्ट्रेट लाइन होगा, यानी कि स्ट्रेट लाइन होगा, ठीक। यहां तक तो वो ऊपर जाता है, इस वेलोसिटी तक तो वो ऊपर जाता है, ठीक। उसके बाद फ्यूल खत्म, फ्यूल खत्म तो केवल ग्रेविटी फोर्स लगता है। तो ग्रेविटी फोर्स जब लगता है तो वेलोसिटी ऐसे चेंज होती है, लीनियरली चेंज होती है, v बराबर u माइनस जी टी। ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है ना, बोलो जी। तो यहां से यहां तक तो वो ग्रेविटी फोर्स में गिर रहा है, यहां से यहां तक वो ग्रेविटी फोर्स में गिर रहा है, गिर रहा है ना बेटा? गिर रहा है कि नहीं गिर रहा है? बोलो। और इस पॉइंट पे आने पर वो हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच गया, तभी तो स्पीड 0 हो गई। यहां पे वो हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचा है, यहां पे स्पीड 0 है। यहां से ग्रेविटी फोर्स, यहां पे बर्नआउट हो गया, यहां पे बर्नआउट हो गया, यानी फ्यूल खत्म। और फ्यूल खत्म होने के बाद ग्रेविटी इसकी स्पीड कम कर रही है, और यहां पे आते आते क्या हुआ? टॉप मोस्ट पॉइंट पे पहुंचा, टॉप मोस्ट पॉइंट पे पहुंचा, समझ रहे हो ना? टॉप मोस्ट पॉइंट पे पहुंच गया। उसके बाद यहां से यहां तक क्या हुआ? डाउनवर्ड मोशन हो रहा है। अब डाउनवर्ड स्पीड बढ़ रही है, और अगर डाउनवर्ड स्पीड को बढ़ने में छोड़ दिया जाए, पैरासूट ना खुले, तो फिर नीचे आके कहानी बन जाएगी। अरे एक मंजिल से गिरने पे तो दादा माई सब लोग करने लगते हैं, कुछ लोग का पैर टूट जाता है। जब उतनी ऊंचाई से छोड़ दिया जाएगा तो क्या होगा? यहां पे आके पैरासूट खुल गया, यहां पे आके क्या हुआ? पैरासूट खुल गया। और जब पैरासूट खुल गया तो उसकी स्पीड कितनी हो गई? उसकी स्पीड कितनी हो गई बताइए? जब पैरासूट खुल गया तो उसकी स्पीड डाउनवर्ड कम हो गई। यहां तक आते आते डाउनवर्ड स्पीड कितनी थी? ये देखिए, यहां तक आते आते जब पैरासूट खुला तब डाउनवर्ड स्पीड कितनी थी? -100, मानी -100 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से नीचे आ रहा था, नीचे आ रहा था। और जैसे पैरासूट खुला तो उसकी स्पीड कितनी हो गई? ए हो गई। यानी कि ये कितना होगा? ये पॉइंट कितना होगा? -40। ये पॉइंट कितना होगा? बोलो। ये 50 है, 1
2 3 4 5, तो ये पॉइंट कितना होगा? ये पॉइंट कितना होगा बोलो? -40। अरे -40 होगा ना। जैसे मान लो 0 से ये 5 खाने में 50 है, तो 10 20 30 40 50, तो -20 हो जाएगी। -20, ये स्पीड कितनी हो गई? इधर देखो। हाँ, अरे जिस समय पैराशूट खुला उस समय -100 की रफ्तार से जा रहा था। माइनस का मतलब ये है कि नीचे जा रहा था, नीचे आ रहा था। और जब पैराशूट खुला तो उसकी स्पीड हो गई -20, यानी 1/5 स्पीड कम हो गई। पैराशूट खुला तो उसकी स्पीड -20 हो गई ना। अरे इसके इसके सिधाई में ये ना आएगा, ये देखो इसकी सिधाई में ये पॉइंट ना आएगा, तो -20। पैराशूट खुलने के पहले उसकी स्पीड थी -100, माइनस से मतलब है नीचे की ओर 100। अब पैराशूट खुला तो -20, यानी 1/5 स्पीड कम हो गई। ठीक है ना। अब पूरा का पूरा देखो, इधर देखो, पूरा टाइम नहीं दिखा रहा है, नहीं तो यहां पे स्पीड और कम होती, यहां पे स्पीड और कम होती, और ग्राफ पूरा नहीं दिखा रहा है, नहीं तो इसके बाद स्पीड और कम होती, और लैंड करते करते स्पीड बहुत कम हो जाती। ठीक है ना। 20 मीटर पर सेकंड भी एक ठीक ठाक स्पीड होती है, उस स्पीड से आप लैंड करेंगे तो भी आपको डैमेज होगा। तो धीरे धीरे करके स्पीड और कम हो जाती है ना। ये बात क्लियर हो रही है? तो ग्राफ का एनालिसिस हो गया, ग्राफ का एनालिसिस हो गया, बोलो जी। अब आंसर दो, बताओ कौन बताएगा? पहला क्वेश्चन, हाउ फास्ट वॉज द रॉकेट क्लाइंबिंग व्हेन द इंजन स्टॉप्ड? बोलिए बोलिए। हाउ फास्ट वॉज द रॉकेट क्लाइंबिंग व्हेन द इंजन स्टॉप? बिल्कुल सही बोल रही है। ये है 190, ये 190 ना है, तो 190 किलोमीटर पर आवर, 190 मीटर पर सेकेंड। ये किसमें दिया है? मीटर में दिया है ना। ये कितना है? ये कितना है? देखो बेटा, ये दिख नहीं रहा है हमको, ये क्या है? फीट है। तो 190 फीट पर सेकेंड, 190 फीट पर सेकेंड। जिस समय प्रोपेलेंट खत्म हुआ, जिस समय प्रोपेलेंट खत्म हुआ उस समय रॉकेट 190 फीट पर सेकेंड की रफ्तार से ऊपर जा रहा था। पहला आंसर आ गया। बोलो जी, एकदम समझ में आया? ग्राफ पूरा समझ में आया? इसमें कोई भी ऐसी बात थी जो 9th 10th में तुम नहीं पढ़े थे? बोलो। ऐसा तो है नहीं कि इसमें कोई ऐसा कॉन्सेप्ट था। अब दूसरे सवाल का जवाब दो। फॉर हाउ मच सेकेंड डिड द इंजन बर्न आउट? फॉर हाउ मच सेकेंड, फॉर हाउ मेनी सेकेंड्स डिड द इंजन बर्न? हाँ बताओ। इंजन, बिल्कुल सही बोल रहे हो बेटा। इस जगह तक इंजन चला, तभी तो स्पीड बढ़ी, तभी तो स्पीड बढ़ी। तो t बराबर 2 सेकेंड तक क्या हुआ? इंजन जला। t बराबर 2 सेकेंड तक क्या हुआ बेटा? इंजन जला। बहुत सही, तुम ही लोग आंसर दिए, हम नहीं दिए हैं, दोनों आंसर। अच्छा, क्वेश्चन सब लोग समझ गए? अच्छा, अब बताओ, when did the rocket reach its highest point, what was his velocity then? ये t बराबर 2 सेकेंड आंसर इधर है, t बराबर 2 इसका आंसर है। when did the rocket reach its highest point? तो हाईएस्ट पॉइंट पे कब पहुंचेगा? रुक जाओ, जब वेलोसिटी जीरो होगी। वेलोसिटी जीरो कहां हो रही है? यहां हो रही है, यहां हो रही है ना। तो ये 8 सेकेंड है, 8 सेकेंड है। आंसर मिलाते रहना, आंसर मिलाते रहना। तो रॉकेट हाईएस्ट पॉइंट पे कब गया? 8 सेकेंड पर। t बराबर 8 सेकेंड पे वो हाईएस्ट पॉइंट पे गया। क्वेश्चन समझ गए? ये एडवांस से कुछ ज्यादा ही लेवल है। ये जितने भी क्वेश्चन एलपी के हैं, स्कूल क्वेश्चन में एडवांस में कठिन थोड़ा होता है, 10-20% तो बहुत कठिन होता है। ठीक है ना। तो बात समझ में आ रही है? तो यहां पे t बराबर 8 सेकेंड तक क्या हुआ? व्हेन डिड द रॉकेट रीच हाईएस्ट पॉइंट? t बराबर 8 सेकेंड। अब बताओ, व्हाट वाज इट्स वेलोसिटी देन? इस समय उसकी वेलोसिटी क्या थी? 0। बहुत सही बेटा, देखो तुम ही लोग बता रहे हो, हम नहीं बता रहे हैं। और कोई ऐसी बात भी नहीं है जो कि बहुत हाई फाई कॉन्सेप्ट लग रहा है। ठीक है ना। अब देखो, कल से आज इसको हम खत्म कर देंगे, चाहे मान लो दूसरी क्लास स्टार्ट भी हुआ है तो
जो बचे हुए बच्चे उनके साथ कर देंगे। कल से मैं डायमेंशन पे आऊँगा और ये मान के चलो संडे लास्ट तक, इस हफ्ते तक मैं डायमेंशन पूरा यहाँ पे कर दूंगा। संडे को 3-4 घंटे क्लास ले लेंगे, एक लंबी, सब कर लेंगे, एलपी फेलपी पास्ट ईयर सब है ना। और फिर हम लोग आ जाएंगे किस पे, प्रोजेक्टाइल पे। तो प्रोजेक्टाइल भी मान लो तुम्हारा 15 दिन 1 हफ्ता 10 दिन में प्रोजेक्टाइल भी कर दिया जाएगा, ठीक है ना। हालांकि उस बात से वो बात फॉलो नहीं कर पाए जो कहे थे कि 5 हफ्ता, 1 हफ्ता तो वहाँ निकल गया, ठीक है ना। तो अब देखो नेक्स्ट, देखो आगे देखो, व्हेन डिड द पैराशूट ओपन अप, कौन बताएगा पैराशूट कब ओपन कर रहा है, हैं? बिल्कुल सही बोल रहे हो, इस पॉइंट पे पैराशूट खुल रहा है। पैराशूट यहां खुल रहा है ना, तो ये पॉइंट कितना है जरा बताओ, ये पॉइंट कितना है, ये पॉइंट कितना है, ये 10 से 12, 10 से 12। और कितने खाने हैं, 1 2 3 4 5, 10 से 12 सेकंड के बीच कितने खाने हैं, 5 खाने हैं, ठीक है ना। तो 2 सेकंड के बीच 5 खाने हैं, तो 2 सेकंड के बीच 5 खाने हैं, तो एक खाने में कितना सेकंड है, 0.4, एक खाने में 0.4 सेकंड है। तो ये कितना है, 1 2 खाना है बेटा ये, हाँ 2 खाना है। तो इसका हो गया हाउ लॉन्ग, अच्छा ये दोनों आंसर हो गया, इसका आंसर ये आ गया। हाउ लॉन्ग डिड द रॉकेट फॉल बिफोर पैराशूट ओपन, तो 10.8 सेकेंड तक वो रॉकेट फॉल करेगा। और तब नहीं, एक मिनट, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, एक मिनट, ये नहीं होगा, कितना वो फॉल किया, एक मिनट सुनिए। व्हेन पैराशूट ओपनड अप, तो यहां से फॉल करना शुरू किया, यहां से फॉल करना शुरू किया ना, रॉकेट यहां से फॉल करना शुरू किया, यहां पे हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच गया, यहां पे हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच गया। तो यहां से लेकर यहां पे फॉल करना शुरू किया और यहां तक फॉल किया, 2.8 सेकेंड, 2.8 सेकेंड वो फॉल करेगा, तब पैराशूट ओपन होगा, ठीक है ना। तो ये हो गया तुम्हारा, कितना आ गया, 2.8 सेकेंड, 2.8 सेकेंड फॉल करने के बाद पैराशूट ओपन होगा, ठीक है भाई। यहां पे तो हाईएस्ट पॉइंट पे आ गया, फिर फॉल करना शुरू किया ना, तो फॉल कितना देर किया, 2.8 सेकेंड, और तब पैराशूट ओपन किया, तब पैराशूट ओपन कर गया। अब क्लियर हो गया बेटा, एकदम स्पष्ट है। व्हेन वाज द रॉकेट एक्सेलरेशन ग्रेटेस्ट, बताइए रॉकेट का एक्सेलरेशन ग्रेटेस्ट कब था, यहां पे स्लोप सबसे ज्यादा है, ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, इसका स्लोप क्या होगा, एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन यहां पे कम है और यहां पे ज्यादा बढ़ता जा रहा है, इस पॉइंट पे एकदम परपेंडिकुलर है। तो t बराबर 2 सेकेंड पे रॉकेट का एक्सेलरेशन क्या होगा, ग्रेटेस्ट होगा। बात समझ में आ रही है ना, बोलो बेटा, सब कॉन्सेप्ट पे लग रहा है। t बराबर 2 सेकेंड पे रॉकेट का एक्सेलरेशन क्या होगा, ग्रेटेस्ट होगा, होगा ना बेटा। अच्छा अब देखो, व्हेन वाज द एक्सेलरेशन कांस्टेंट, व्हाट वाज इट्स वैल्यू देन टू द नियरेस्ट इंटीजर। पूछ रहा है कब इसका एक्सेलरेशन कांस्टेंट था और उसकी वैल्यू क्या है नियरेस्ट इंटीजर तक। आप नहीं बताइए, आप भी ना बताइए, बताओ बेटा इसका एक्सेलरेशन कांस्टेंट कब था। हाँ 2 पे हाईएस्ट है, उस समय कांस्टेंट था, देख ले रहे हैं कर्व है ये। एक्सेलरेशन कांस्टेंट कब था, एक्सेलरेशन कांस्टेंट कब था और उसकी वैल्यू क्या थी, आप दोनों लोग मत बताइएगा, बताइए एक्सेलरेशन कब कांस्टेंट था। थोड़ा सा ऊपर तक गया वहां तक और नीचे आया तब नहीं है, नीचे आया तब नहीं, आप नहीं बताइए, बताइए आप खड़े होकर बताइए, हैं 2 to 10.8, बहुत सही बेटा, वेरी गुड। हम एक स्टेटमेंट सोच लिए थे आपके लिए, आपके बारे में, हमको लगा आप नहीं बता पाएंगे, तो हम अगली बात क्या बोलने वाले थे, एक लाइन एडवांस हम सोच लेते हैं। तो हम ये बोलने वाले थे टोपी उतारिए तो झापड़ लगाइए, ये बोलने वाला था, आंसर सही बता दिया, बिल्कुल सही बोला, वेरी गुड बेटा। ये
इस रीजन में उसका एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहेगा, जी में फॉल कर रहा है, जी में फॉल कर रहा है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में फॉल कर रहा है। टी बराबर 2 से 10.8, टी बराबर 10.8, टी बराबर 2 सेकेंड से टी बराबर 10.8 सेकेंड तक वो क्या है, केवल ग्रेविटी में फॉल कर रहा है, और ग्रेविटी का एक फिक्स एक्सेलरेशन है, ठीक है ना, ग्रेविटी का एक फिक्स एक्सेलरेशन है, और जब तक कि बहुत ज़्यादा हाइट ना हो तब तक जी फिक्स ही है। तो टी बराबर 2 सेकेंड से टी बराबर 10.8 सेकेंड तक वो फिक्स एक्सेलरेशन से फॉल करेगा। उसके बाद पैराशूट खुल गया तो फिर उसका एक्सेलरेशन वेरिएबल हो गया। बात समझ में आ गई ना? ठीक है, तो इस सवाल को 100% कितने लोग समझ गए? एकदम दिमाग में छप जाने वाली बात, एकदम आपके दिमाग में मन मस्तिष्क में छप गई कि नहीं छप गई? छप गई? हाँ तो एकदम छाप के चलिए यार, कम लगाइए, एकदम छाप लीजिए, एकदम सॉल्व है। इस तरह का कोई और घुमा फिरा के आएगा तो कर देंगे, हैं? चलिए बहुत अच्छा, वेरी गुड। अब अगला सवाल देखिए, ये सवाल देखिए, अ पार्टिकल ऑफ मास दिस, देखो ये सवाल बताओ कौन करेगा, हाँ उठाओ, ये सवाल कौन करेगा, हाँ उठाओ। अ पार्टिकल ऑफ मास दिस इज मूविंग along द एक्स एक्सिस अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अ फोर्स दिस when where k is equal to this at time t बराबर 0 it is at x बराबर 1 मीटर and its velocity is v बराबर 0, find its velocity when it reaches x बराबर this, the time at which it reaches x बराबर this। कौन करेगा? अब यार तुम ही लोग उठाओगे बस, बाकी लोग नहीं कहेंगे। बताओ, नहीं करोगे? अच्छा बुरा कुछ भी ट्राई करो। और एक सीधी सी बात मैं बता रहा हूं यार, 15 सवाल कम से कम 20 सवाल आएगा, पढ़ के क्यों नहीं आते हो? ट्राई करके क्यों नहीं आते हो? डंडा मार के यार आईआईटीएन नहीं बनाया जाएगा, खुद से एक्टिव होना पड़ेगा। एक पार्टिकल है जिसका मास इतना है, वो एक्स एक्सिस की ओर मूव कर रही है और उसके ऊपर फोर्स इतना है, ठीक है ना। एट टाइम टी बराबर 0 इट इज एट एक्स बराबर दिस, टी बराबर 0 पे एक्स बराबर इतने पे है, और उसके ऊपर फोर्स, और उसकी टी बराबर 0 पर उसकी वेलोसिटी 0 है, वेलोसिटी 0 है और एक्स बराबर इतने पर है, ठीक है ना। और फोर्स निगेटिव लग रहा है क्योंकि क्योंकि के क्या है, के की वैल्यू पॉजिटिव है, के की वैल्यू पॉजिटिव है, और एक्स स्क्वायर तो हमेशा पॉजिटिव ही होगा, एक्स की वैल्यू कुछ भी हो, यानी कि इसके ऊपर जो फोर्स लग रहा है वो रिटार्डिंग फोर्स लग रहा है, रिटार्डिंग फोर्स लग रहा है। और टी बराबर 0 पर वी बराबर 0 है और फोर्स रिटार्डिव है। इसका मतलब ये है कि पार्टिकल की वेलोसिटी हमेशा निगेटिव डायरेक्शन में ही होगी। सीधी सी बात है, तुम एकदम ये देखो, टी बराबर 0 पर वी बराबर क्या है, 0 है, और पार्टिकल एक्स बराबर 1 मीटर पे है, और फोर्स कितना लग रहा है, रिटार्डेशन लग रहा है ना, फोर्स निगेटिव फोर्स लग रहा है ना, के की वैल्यू तो पॉजिटिव दिया है, के की वैल्यू पॉजिटिव है ना, फोर्स रिटार्डिंग फोर्स है। इसका मतलब इसकी जो भी वेलोसिटी आएगी हमेशा वो किधर होगी, निगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस की ओर होगी। इतनी बात तो क्वेश्चन देखते ही क्लियर हो गई, क्लियर हो गया ना। अब आपसे पूछ रहा है इट्स वेलोसिटी व्हेन इट रीचेस एक्स बराबर 0.50 मीटर, इसकी वेलोसिटी क्या होगी? कौन लगाएगा जरा बताइए, कौन लगाएगा? चलो एक्सप्लेन करो, प्रैक्टिस ही होगी, एक्सप्लेन करो एकदम टीचर की तरह से। टीचर यहां खड़े होकर समझाओ, इतना आत्मविश्वास बढ़ जाएगा तुम्हारा, पूछो मैं ना, समझाओ सबको, ऐसे करेंगे, सॉल्व कर देंगे, कुछ तो बोलो मुंह से। हाँ हाँ हाँ, यही बात यहां से भी तुम कह सकते थे, इससे अच्छा क्या समझाना है? वही थोड़ा कि हमारी तरह से आवाज का पिच और वो लो करना है, एज ए स्टूडेंट तुमको बोलना है कि ये प्रोसीजर मेरा था, यहां भी बोल सकते थे तुम। कॉन्फिडेंस रखो, वो बोलो, है ना,
स्पीक आउट करो। एकदम सही बोल रहा है, यही करेंगे और क्या। अब पहले दिन हम ये तो समझ गए थे कि ये ठीक से बेहतर जा रहा है, लेकिन तुम चौंकाए नंबर से। लेकिन अब लग रहा है नंबर फर्जी नहीं पाए थे, तुमको आता है। तो चलो अब देखो, नेक्स्ट देखो। एकदम सही बोल रहा है लड़का। ये फोर्स कितना दिया हुआ है, फोर्स ये एफ एक्स बराबर कितना दिया है, -k/2x²। तो फोर्स बराबर कितना होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। मास है इतना, इतना है ना, और इंटू एक्सेलरेशन बराबर -k/2x²। ठीक है ना, 2x²। तो वेलोसिटी निकालना है जब इतने डिस्टेंस पे पहुंचे। इधर देखो बेटा, वेलोसिटी निकालना है जब इतने डिस्टेंस पे पहुंचे, यानी कि वेलोसिटी और एक्स के बीच रिलेशन हमको चाहिए। किसके बीच रिलेशन चाहिए, वेलोसिटी और एक्स के बीच। और हमको दिया किसके बीच रिलेशन है, किसके किसके बीच दिया है, बोलो। हमको रिलेशन दिया है एक्सेलरेशन और एक्स के बीच, और हमको रिलेशन चाहिए किसके बीच, वेलोसिटी और एक्स के बीच। तब तो निकाल पाएंगे। तो जस्ट अभी 2 सवाल पहले ऐसा सवाल किए हैं। अब बताओ रिलेशन कैसे निकालोगे, बताओ कैसे निकालोगे। सबसे पहले एक्सेलरेशन को लिख सकते हो, के की वैल्यू कितनी दी हुई है, 10⁻²। के की वैल्यू दी है 10⁻²। तो हाई हाई कट जाएगा, कट जाएगा नहीं कट जाएगा, और अरे कट जाएगा, बोलो जी है। तो अब देखो एक्सेलरेशन को लिख सकते हो v/dv/dx। क्या लिख सकते हो, v/dv/dx। ये एक्सेलरेशन हो जाएगा। दिस विल बी इक्वल टू -1/2x²। ये हो जाएगा, ये हो जाएगा ना। अच्छा, अब देखो इसको जब फर्दर करोगे, फर्दर सॉल्व करोगे, तो ये हो जाएगा v/dv। क्या हो जाएगा, v/dv। और ये हो जाएगा 2 इधर ले आओ, 2 इधर ले आओ, तो 2v/dv इज इक्वल टू -x⁻²⁻2 dx। यही ना हो जाएगा, बोलो जी, ये हो जाएगा, हो जाएगा। अब दोनों साइड से इंटीग्रेट कर दो, दोनों साइड से क्या करो, इंटीग्रेट कर दो। तो इंटीग्रेट करोगे तो इनडेफिनेट इंटीग्रल है, तो कांस्टेंट की वैल्यू आएगी। वही कॉन्सेप्ट, वही चीज। अभी 3 सवाल पहले ऐसा सवाल हुआ है, तो क्यों नहीं जवाब दिए। मेरी बात का बुरा नहीं मानना कभी। ये सोचो कि तुमको जो हम कह रहे हैं वो तुम्हें करना है, वो तुम्हें करना है। घर से करके क्यों नहीं आते हो 15-20 सवाल, और वही सवाल डिस्कस होगा, यहाँ जवाब दो खटाखट, तुम्हारा और क्लैरिटी होगी। तो अब ये हो जाएगा 2v/dv इज इक्वल टू माइनस, इसको इंटीग्रेट कर दो। इंटीग्रेट कर दोगे तो v/dv क्या हो जाएगा, v²/2 हो जाएगा ना बेटा, बोलो जी। इधर देखो v/dv क्या हो जाएगा, v²/2 हो जाएगा। अब इधर इंटीग्रेट करोगे तो x⁻n+1 यानी x⁻−1 अपॉन n+1 यानी कि -1। तो -1 और ये माइनस कट जाएगा, और प्लस कितना हो जाएगा, कांस्टेंट। प्लस कितना हो जाएगा, कांस्टेंट। ठीक, और ये 2 कट जाएगा, 2 भी कट जाएगा। अब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो दिस इंप्लाइज दैट v² इज इक्वल टू 1/x, v² इज इक्वल टू 1/x प्लस c। बात समझ में आ गई। अब कांस्टेंट की वैल्यू चाहिए। अब हमें क्या चाहिए, कांस्टेंट की वैल्यू। तो हाँ, अभी हम बात करते हैं सर, इसको 8-10 तो है, 4-5 तो खत्म कर दें। तो 1 ये कितना हो गया, v² इज इक्वल टू 1/x प्लस c। बात समझ में, क्लास लेनी है वहां पे। हाँ तो ले लो जाके, जिन लोग को लेना है वो ले ले जाके। हाँ तो देखो, बाकी जो लोग हैं उसकी रिकॉर्डिंग देख लेंगे, ठीक है ना। बाकी जो हैं वो इसकी रिकॉर्डिंग देख लेंगे, ठीक है ना। तो देखिए v² इज इक्वल टू 1/x प्लस c हो गया, यहां तक की बात हो गई। अब कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी है। अब किसकी वैल्यू निकालनी है, कांस्टेंट की। तो कांस्टेंट की वैल्यू कैसे निकालोगे, बोलो जी। कांस्टेंट की वैल्यू कैसे निकालोगे, इसमें दिया हुआ है एट x बराबर 1, x बराबर 1 इट्स वेलोसिटी इज 0। x बराबर 1 पे क्या है, वेलोसिटी क्या है, 0। तो x बराबर 1 पे, इधर देखो, x बराबर 1 पे वेलोसिटी क्या है, 0। ठीक है, तो कांस्टेंट की वैल्यू कितनी आ गई, -1। x बराबर 1 पे वेलोसिटी 0 है, तो कांस्टेंट की वैल्यू कितनी आ गई, -1।
इसको फिर से बता रहे हैं, एकदम स्टार्टिंग से बताएं। अच्छा एकदम कौन सा? चलिए इसको अच्छा इससे, चलिए इसको रिमूव कर दे रहे हैं, फिर से स्टार्टिंग से बताएं क्वेश्चन। अच्छा स्टार्टिंग से सुनिए, स्टार्टिंग से सुनिए। एक पार्टिकल है जिसका मास क्या है, 10⁻³ -3 kg। एक पार्टिकल का मास कितना है, 10⁻² kg, और एक्स एक्सिस के अलोंग मूव कर रही है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ फोर्स दिस। एकदम स्टार्टिंग से क्वेश्चन देखिए, एक पार्टिकल है जिसका मास इतना दिया हुआ है और वो एक्स एक्सिस के अलोंग मूव कर रही है, उसके ऊपर फोर्स ये लग रहा है। ये बात समझ में आ गई? फोर्स निगेटिव है, फोर्स निगेटिव है क्योंकि के की वैल्यू पॉजिटिव दी है और एक्स स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होगा, फोर्स निगेटिव है। एक बात और दिया है कि एट टाइम t बराबर 0 वो पार्टिकल कहाँ थी, x बराबर 1 पे और उसकी वेलोसिटी 0 थी, यानी t बराबर 0 पे v बराबर 0 है। बात समझ में आ गई? t बराबर 0 पे v बराबर 0 है ना बेटा? हाँ नहीं सुनिए, t बराबर 0 पे v बराबर 0 है, यानी पार्टिकल रेस्ट पे है। और उसके बाद जब टाइम बढ़ेगा तो फोर्स कैसा है, फोर्स निगेटिव है, यानी 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 निगेटिव एक्स एक्सिस की ओर पार्टिकल मूव करेगी। बात समझ में आ गई? यहां तक की बात क्लियर हो गई, एकदम साफ है। अच्छा अब पूछ रहा है कि उसकी वेलोसिटी क्या होगी जब वो इतनी दूरी पे जाएगी, और दूसरी बात पूछ रहा है उसका किस टाइम पे वो इतनी दूरी पे होगी, और पहली बात पूछ रहा है कि इतनी दूरी पे उसकी वेलोसिटी क्या होगी। इतनी बात समझ में आ गई? इतनी बात समझ में आ गई? तो अब आप गौर से देखिए, फोर्स बराबर क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। फोर्स बराबर होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। मास इतना दिया है और हाँ मास 10⁻² दिया है ना, तो 10⁻² इंटू एक्सेलरेशन बराबर कितना होगा, -k, और k की वैल्यू क्या कितनी दी है, 10⁻² अपॉन 2x²। बात समझ में आ रही है ना? बात समझ में आ रही है? यहां तक की बात क्लियर हो गई? तो दिस इंप्लाइज दैट ये 10⁻² कट गया, दिस इंप्लाइज दैट एक्सेलरेशन इज इक्वल टू -1/2 x²। एक्सेलरेशन कितना है, -1/2 x²। ये आपका क्या है, एक्सेलरेशन। यहां तक की बात समझ में आ गई? अब देखिए एक्सेलरेशन और एक्स में रिलेशन आ गया, एक्सेलरेशन और एक्स में रिलेशन आ गया, लेकिन हमको किस में रिलेशन चाहिए, डिस्टेंस और वेलोसिटी में। तो डिस्टेंस और वेलोसिटी में रिलेशन चाहिए और डिस्टेंस और एक्सेलरेशन में रिलेशन आ गया। तो अगर हम इसी रिलेशन से हम डिस्टेंस और वेलोसिटी का रिलेशन खोज लें तो हम ये पता कर लेंगे, उस रिलेशन में x बराबर इतनी की वैल्यू पुट करके वेलोसिटी पता कर लेंगे। बात समझ में आ रही ना? क्लियर है बेटा? तो अब अगर एक्सेलरेशन और डिस्टेंस में रिलेशन दिया है तो हम वेलोसिटी और डिस्टेंस में रिलेशन निकाल सकते हैं। इसके पहले इस तरह के 5-6 क्वेश्चन कर चुके हैं हम, किए हैं कि नहीं किए हैं? इसको निकालना अभी आज ही के सेशन में, अब से 3 क्वेश्चन पहले इस तरह से हमने रिलेशन निकाला है, तो अब हम फिर से रिलेशन निकाल रहे हैं इसमें। बात समझ में आ रही है? तो एक्सेलरेशन बराबर -1/2 x², ये दिया हुआ है, दिया कि नहीं दिया है? एक्सेलरेशन को लिख सकते हैं v/dv/dx, लिख सकते हैं इज इक्वल टू -1/2 x पे पावर -2, लिख सकते हैं, लिख सकते हैं भाई। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं? अच्छा अब दूसरी बात देखिए कि इसको फर्दर आप लिख सकते हैं v/dv यहां ले लीजिए इज इक्वल टू -x पे पावर -2/2 dx। हाँ dx लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना? बोलो जी। अब दोनों साइड इंटीग्रेट कर दीजिए, दोनों साइड क्या करिए, इंटीग्रेट कर दीजिए। तो इंटीग्रेट करेंगे तो v/dv क्या होता है, v²/2, v²/2 होता है ना, बोलो जी, ये होता है v²/2। अब उसके बाद ये हो गया -1/2, यहां कॉमन ले लिया, कॉमन ले लिया, और x पे पावर -2 का इंटीग्रेशन क्या होगा, x पावर n+1 यानी x पावर -1, ठीक है ना, अपॉन n+1 यानी कि -1। ये आ गया कि नहीं आ गया? सिंपल इंटीग्रेशन है। तो -1 कट गया,
तो ये क्या आ गया 1/2x, 1/2x आ गया बेटा। देखो इधर देखो, ध्यान से देखो, 1/2x प्लस c, क्योंकि इनडेफिनेट इंटीग्रल है तो हाँ ठीक है, 1/2x प्लस सी, क्योंकि इनडेफिनेट इंटीग्रल है, डेफिनेट नहीं है, ठीक है ना। तो अब कांस्टेंट की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम देख रहे हैं कि वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी 0 है जब डिस्टेंस 1 है, देख रहे हो ना, जब डिस्टेंस 1 है तो वेलोसिटी क्या है, 0 है। तो डिस्टेंस जब 1 है तो वेलोसिटी क्या है, 0 है। तो इसका मतलब कांस्टेंट की वैल्यू यहां से निकालेंगे, हाँ रुक जाओ, जब वेलोसिटी 0 है तो डिस्टेंस 1 है, तो कांस्टेंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -1/2, -1/2। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं v²/2 इज इक्वल टू 1/2x -1/2, ऐसे लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, देखो बेटा ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे। तो अब क्या हुआ, वेलोसिटी और डिस्टेंस के बीच रिलेशन आ गया, वेलोसिटी और डिस्टेंस के बीच रिलेशन आ गया ना। अब इसको 2 को फिर ऐसे करो, 2 को क्या करोगे, 2 को ऐसे ऐसे काट दो, 2 को काट दिया तीनों में, तो ये हो गया v² इज इक्वल टू 1/x -1, ऐसे आ गया ना बेटा, बोलो बेटा। अब हमारे पास रिलेशन कौन सा आ गया, v और x में रिलेशन आ गया। अब हमारे पास रिलेशन किसका आ गया बेटा, v और x में। हाँ बस वही करेंगे, खट से हो गया। हाँ जब x पुट करेंगे 1/2, x जब 1/2 पुट करेंगे यहां पे, इसी रिलेशन, ये रिलेशन निकालना हमारा एम था। हाँ हाँ वेलोसिटी और डिस्टेंस में रिलेशन ऑलरेडी आ चुका है। अब हमको निकालना है कि वेलोसिटी व्हेन इट रीचेस x बराबर दिस, तो x सब्स्टिट्यूट कर देंगे, x 1/2 सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो v² क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। जब 1/2 सब्स्टिट्यूट करेंगे 2 ऊपर चलाएगा, 2 - 1 1 हो जाएगा, तो v² कितना आ जाएगा, 1, v² 1 आ जाएगा, तो v कितना आ जाएगा, +-1। यहां से देखो, हाँ 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 ठीक है। अब देखो वेलोसिटी और डिस्टेंस में रिलेशन आ गया और x बराबर इतना पुट कर दिया, तो x बराबर इतने पे वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, +-1, कितना हो जाएगा, +-1। इसमें गौर से देखने की बात यह है कि +1 पॉसिबल नहीं है, केवल -1 पॉसिबल है। हाँ क्योंकि जो फोर्स लग रहा है वो निगेटिव डायरेक्शन में है। इधर देखो, इस तरह से नहीं करो बेटा, नहीं करो ना तो फिर हम सीधे वीडियो बनाएंगे, जिसको वीडियो देखना वही देखे। अब देखो, ये देखो, चूंकि फोर्स निगेटिव है, चूंकि फोर्स निगेटिव है यानी बॉडी कहाँ जा रही है, माइनस एक्स डायरेक्शन, तो फोर्स निगेटिव है बेटा, है ना। तो फोर्स निगेटिव है तो क्या हो जाएगा, क्या कहते हैं, फोर्स निगेटिव है तो v बराबर -1 ही पॉसिबल है, v बराबर +1 पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब ये है कि x बराबर 0.5 मीटर पे वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, -1i, ये वेलोसिटी हो जाएगी। मेरी बात समझ में आ गई, आंसर मैच कर लो, आंसर मैच करो, फट से जल्दी जल्दी करो, -1i वेलोसिटी होगी, हाँ -1i कैप आ रहा है ना, हाँ तो वेलोसिटी होगी -1i कैप, ठीक है। अब देखो ये दूसरा पार्ट हम नहीं कर रहे हैं, दूसरा पार्ट तुम्हारा होमवर्क है, दूसरा पार्ट कर लो। द टाइम एट विच इट रीचेस x बराबर दिस, किस, हाँ हाँ बिल्कुल सही, द टाइम एट विच इट रीचेस एट x बराबर दिस, तो डिस्टेंस और टाइम में रिलेशन निकाल लो। जैसे अभी तुमने वेलोसिटी और डिस्टेंस में रिलेशन निकाला, तुम्हारा रिलेशन दिया किस में है, तुम्हारा रिलेशन दिया है एक्सेलरेशन और डिस्टेंस में, एक्सेलरेशन और डिस्टेंस में रिलेशन दिया है। तो पहले पार्ट को सॉल्व करने के लिए तुमने वेलोसिटी और डिस्टेंस में रिलेशन निकाला, जो रिलेशन ये आया, और फिर वैल्यू पुट करके आंसर निकाल दिया। तो दूसरे पार्ट को सॉल्व करने के लिए तुमको डिस्टेंस और टाइम में रिलेशन निकालना है, और डिस्टेंस और टाइम में पहले रिलेशन निकालोगी उसी तरीके से जैसा मैंने समझाया, और फिर उसमें डिस्टेंस बराबर 0.25 पुट करोगी तो तुम्हारा टाइम आ जाएगा। क्लियर है ना बेटा, एकदम साफ है ना, इससे टफ क्वेश्चंस नहीं बनते हैं।
और इन क्वेश्चंस को भी आप बड़े आराम से हैंडल कर सकते हैं अगर इस तरह के क्वेश्चंस पे आपने दिमाग लगाया है तो। समझ में आया ना बेटा? बोलो। ठीक है ना? कुछ लोग 100% समझ रहे हैं और कुछ लोग अगर जो ऐसे सवालों को 40% से भी ऊपर समझ रहा है वो भी सिलेक्ट हो सकता है। धीरे धीरे करके उसका समझने की शक्ति बढ़ती जाएगी। तो क्वेश्चन समझ में आया एकदम बढ़िया से? अच्छा, अब नेक्स्ट देखिए, इसको हम सब इरेज कर दे रहे हैं। इसको क्या कर रहे हैं? इसको अब देखिए पांचवा सवाल देखिए, पांचवा सवाल देखिए, गौर से देखिए, गौर से देखो बेटा। अब पैराशूट जंप कर रहा है 100 मीटर हाइट से और वो ग्राउंड पे रीच करना चाहता है 0 वेलोसिटी से। अगला क्वेश्चन देखिए, एक पैराशूट है, एक क्या है? एक पैराशूट है, वो 100 मीटर हाइट से जंप कर रहा है। बढ़िया क्वेश्चन है, देखिए इधर देखिए। अभी मैं इसको आज लफड़ा खत्म कर दूंगा आज इसका। 5 और हैं इसके अलावा, इसके अलावा 5। मैं पूरा रिकॉर्डिंग करूंगा, जो बच्चे वहां गए हैं वो बाद में देख लेंगे, है ना? अब देखो, एक पैराशूट जंप कर रहा है 100 मीटर से। एक पैराशूट है जो कहां से जंप कर रहा है? गौर से देखिए, 100 मीटर से। 100 मीटर से एक पैराशूट जंप कर रहा है। देखिए 100 मीटर से एक पैराशूट जंप कर रहा है, यही ना कह रहा है? यही कह रहा है। एक पैराशूट है, एक पैराशूटिस्ट है, मतलब जो पैराशूट लगाया है, जो पर्सन है, वो 100 मीटर से कूदता है और ग्राउंड पे 0 वेलोसिटी से पहुंचना चाहता है। जब पहले वो कूदेगा तो पहले उसकी वेलोसिटी बढ़ेगी, तुरंत तो पैराशूट खुलेगा नहीं, तो उसकी वेलोसिटी पहले बढ़ेगी और उसके बाद जैसे पैराशूट खुलेगा तो उसकी वेलोसिटी कम होना शुरू हो जाएगी। ठीक है ना? तो कह रहा है कि एक पैराशूटिस्ट 100 मीटर ऊंचाई से कूदता है और जमीन पे वो 0 वेलोसिटी से आना चाहता है। मतलब जब जमीन पे आए तब उसकी वेलोसिटी जीरो हो जाए, उसको चोट चपेट ना लगे। बात समझ में आ रही ना? अच्छा, अब देखिए क्वेश्चन को समझिए। इसके लिए वो क्या करता है? अपने पैराशूट फॉर दिस पर्पस स्विचेस ऑन अ पैराशूट प्रोपेलर आफ्टर फॉलिंग फ्रीली सर्टेन हाइट। देखो, इसके लिए वो क्या करता है कि कुछ दूर गिरने के बाद अपने पैराशूट प्रोपेलर को स्विच करता है। जब स्विच करेगा तभी तो पैराशूट खुलेगा, फट से खुल जाएगा। बात समझ में आई? कई केसेस ऐसे भी हुए हैं कि लोग कूदे, पैराशूट खुला ही नहीं। बहुत रेयर होता है, बहुत रेयर ऐसा हुआ है। अब तो रुको, देखो अब तो बहुत एडवांस चीज़ें हो गई हैं। अब तो पैराशूट इतने अच्छे हैं कि ऑलमोस्ट सभी खुल जाता है, लेकिन पहले के एक आध केस ऐसा हो भी चुका है, बहुत पहले, है ना? तो अब गौर से देखो, एक पैराशूटिस्ट जंप करता है 100 मीटर से और ग्राउंड पे 0 वेलोसिटी से आना चाहता है। उसके लिए क्या करता है? पैराशूट प्रोपेलर को स्विच ऑन करता है। जब वो कुछ हाइट पे गिर गया, तो मान लिए h हाइट पे गिरने के बाद वो ऑन कर देता है। मान लिए h हाइट पे गिरने के बाद वो ऑन कर देता है। ये हाइट h मान लिया, ठीक है ना? और ये दिया है कि जब उसने प्रोपेलर को ऑन किया तो एक्सेलरेशन ऐसे वेरी करता है। जब प्रोपेलर को ऑन किया तो एक्सेलरेशन कैसे वेरी करता है? इस तरीके से, इस तरीके से। जहां पे v क्या है? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। जिस समय उसने पैराशूट के प्रोपेलर को ऑन किया उस समय उसका एक्सेलरेशन कितना हो जाता? -2v। जहां v क्या है? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। यानी कि जैसे जैसे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बढ़ती जाती है उसका रिटार्डेशन भी बढ़ता जाता है, और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी घटती जाती है तो उसका रिटार्डेशन भी घटता जाता है। बात समझ में आ गई ना? यहां तक की बात एकदम क्लियर हो गई। वेयर v इज द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ द मैन, फाइंड टाइम आफ्टर फॉलिंग, मैन शुड स्विच ऑन द पैराशूट प्रोपेलर फॉर दिस पर्पस। g की वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। कह रहा है कि यहां से 100 मीटर हाइट से कूदा, कुछ दूर फ्री फॉल करने के बाद वो पैराशूट प्रोपेलर को ऑन कर दिया और उसका इच्छा ये है कि ग्राउंड पे वो u बराबर 0 से पहुंचे। तो अब आपसे पूछ रहा है कि कितने समय के पश्चात, कितने समय गिरने के पश्चात वो ऐसा करे कि ये सारी बातें हो जाएं। ये प्रश्न है। प्रश्न समझ गए? क्वेश्चन समझ में आ गया? सबसे पहली दिक्कत तो यही आती है कि एडवांस लेवल के क्वेश्चन ही बच्चों को नहीं समझ में आते हैं। एडवांस लेवल के क्वेश्चन ही बच्चों को नहीं समझ में आते हैं, और जो बच्चे बहुत वीक होते हैं उनको मेडिकल लेवल के भी नहीं समझ में आते हैं। ठीक है ना? तो क्वेश्चन को समझ गए आप लोग? एकदम अंडरस्टैंडिंग हो गई प्रॉपर? अच्छा, अब देखिए मैं कर रहा हूं, अब देखिए इसको मैं
सॉल्व कर रहा हूं, खूब इत्मीनान से देखिए। तो मैं ऐसा कह रहा हूं कि मान लीजिए वहां से यहां गिरने के t समय के पश्चात वो ऐसा करता है। मान लीजिए वहां से यहां गिरने के t समय के पश्चात वो ऐसा करता है, ठीक है ना। तो t समय गिरने के पश्चात अगर वो ऐसा करता है तो आप गौर से देखिए कि t समय गिरने के बाद उसकी स्पीड कितनी हो जाएगी। अगर वो t समय गिरा तो उसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, v बराबर इनिशियल 0 है प्लस g इंटू टी, ये स्पीड हो जाएगी। यानी अगर t समय गिरने के बाद करता है तो यहां पे उसकी स्पीड कितनी होगी, कितनी स्पीड होगी बताओ, उसकी स्पीड होगी g इंटू टी। यहां पे उसकी स्पीड कितनी होगी, g इंटू टी, ठीक है ना, बात समझ में आ रही है। और जब वो ग्राउंड पे आया तो उसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, 0। h हाइट गिरने के बाद उसकी स्पीड हो जाएगी g इंटू टी, और जब वो ग्राउंड पे आया तो उसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, 0। यही बात है, ठीक। अच्छा, अब दूसरी बात देखिए, h हाइट गिरने के बाद, h हाइट गिरने के बाद आप इसको बेस मानिए, इसको क्या करिए, इसको आप रेफरेंस लेवल मानिए, रेफरेंस लेवल मानिए, ठीक, रेफरेंस लेवल इसको मानिए, और नीचे का पॉजिटिव मानिए और ऊपर का क्या मानिए, निगेटिव। इसको जिस पॉइंट से वो पैराशूट खोलता है उस पॉइंट को आप रेफरेंस लेवल मानिए। इधर देखो बेटा, इसको रेफरेंस लेवल मानिए, जिस पॉइंट पे वो पैराशूट का प्रोपेलर ऑन करता है उसको रेफरेंस लेवल मानिए, नीचे के डायरेक्शन को पॉजिटिव मानिए, ऊपर के डायरेक्शन को नेगेटिव मानिए, ठीक है। तो जहां पे वो प्रोपेलर ऑन करेगा उस समय उसकी वेलोसिटी होगी प्लस जीटी, नीचे की ओर, नीचे की ओर होगी। और जब वो अर्थ पे पहुंचेगा तो उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, 0 हो जाएगी। और जिस जगह वो क्या कहते हैं, जिस जगह वो प्रोपेलर ऑन करेगा उस समय डिस्टेंस 0 हो जाएगा, और जिस जगह वो फाइनली रीच करेगा वहां डिस्टेंस हो जाएगा 100 माइनस h। एक बात समझ में आ गई, वहां पे डिस्टेंस हो जाएगा 100 माइनस h, ठीक। तो अब आप देखिए नेक्स्ट चीज देखिए, एक्सेलरेशन कितना है, एक्सेलरेशन कितना दिया है, मत बोलो बीच में बेटा, एक्सेलरेशन कितना दिया है, -2v, एक्सेलरेशन है -2v। अच्छा, अब आप ये देखिए एक्सेलरेशन क्या होता है, v dv बाई डी एक्स, वी डी वी बाई डी एक्स, यही ना एक्सेलरेशन है, तो ये बराबर -2v। तो v कट जाएगा, यहाँ पे v कट जाएगा, तो अब dv कितना आ जाएगा, इसको फर्दर यहां लाइए, इसको फर्दर यहां लाइए, तो हाँ ठीक है, dv इज इक्वल टू -2dx, ये हो जाएगा। dv बराबर कितना हो जाएगा, देखो बेटा इधर, -2dx, ठीक, dv बराबर -2dx। अब दोनों को इंटीग्रेट कर दो, दोनों साइड तुम क्या करो, इंटीग्रेट कर दो। हाँ, दोनों साइड, ये डेफिनेट इंटीग्रल है, इसमें लिमिट पुट करो, दोनों साइड क्या करो, रुक जाओ, इंटीग्रेट कर दो। और इंटीग्रेट कैसे करोगे, यहां पर u बराबर gt से u बराबर 0 है, भाई वेलोसिटी कैसे इंटीग्रेट करोगे, gt से u बराबर 0, इसको यहां ऐसे इंटीग्रेट कर दो, u बराबर gt से u बराबर 0, ऐसे इंटीग्रेट कर दो। ये सर क्या पढ़ाते हैं, ये जो, हाँ अच्छा ठीक है, इसको इंटीग्रेट करोगे कैसे, u बराबर gt से u बराबर 0, ऐसे इंटीग्रेट कर दो। यहां पे gt था और यहां 0 था, ऐसे इंटीग्रेट कर दो। बात समझ में आ रही है, बात समझ में आ रही है। अच्छा, उसके बाद डिस्टेंस को कैसे इंटीग्रेट करोगे, डिस्टेंस ये रेफरेंस लेवल माने हो तो x बराबर 0 से, और x बराबर 0 से लेकर कहां तक इंटीग्रेट करोगे, देखो इधर देखो बेटा, x बराबर 0 से, ये रेफरेंस लेवल ये माने हो, तो x बराबर 0 से नीचे पॉजिटिव माने हो, नीचे पॉजिटिव माने हो ना, तो x बराबर 0 से x बराबर 100 माइनस h, x बराबर
100 माइनस एच, तो x बराबर 0 से x बराबर 100 माइनस एच, ये इंटीग्रेट कर दो, ठीक है ना। तो अब देखो फर्दर देखो, dv का इंटीग्रेशन क्या होगा v, dv का इंटीग्रेशन क्या होगा v, और v में लिमिट पुट करेंगे gt से 0, और dx का इंटीग्रेशन क्या होगा, ds का इंटीग्रेशन क्या होगा बेटा x होगा ना, dx का इंटीग्रेशन x होगा, और इसमें लिमिट पुट करेंगे x बराबर 0 से x बराबर 0 से x बराबर 100 माइनस एच, ठीक है ना, x बराबर 100 माइनस एच, ठीक है ना। तो अब इसको जब फर्दर सॉल्व करोगे, इधर देखो, इसको जब फर्दर सॉल्व करोगे तो ये कितना आएगा, देखो इधर बीच में नहीं बोलो बेटा, इसको जब फर्दर सॉल्व करोगे तो ये आएगा 0 माइनस जी टी, 0 माइनस जी टी। जब लिमिट पुट करोगे तो क्या आएगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो 0 माइनस जी टी हो जाएगा। समझ में आ रहा है जी, बोलो। तो ये हो गया 0 माइनस जी टी, और इधर कितना हो गया, जब इधर सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा -2 बाहर था, -2 बाहर था ना, -2 इसमें बाहर था, और इसमें अपर लिमिट पुट करोगे तो 100 माइनस एक्स, 100 माइनस एच, और -0, लोअर लिमिट क्या है 0, ये आ गया। इसको जब फर्दर सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा माइनस जी टी, बीच में नहीं बोलो बेटा, माइनस जी टी इज इक्वल टू -200 और प्लस 2h, ये आ जाएगा, ठीक है ना। अब h की वैल्यू क्या होगी, जैसे यहां से फ्री फॉल किया तो h की वैल्यू क्या होगी, h बराबर ut, देखो ut 0 हो जाएगा, फ्री फॉल किया, ut प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। तो h की वैल्यू क्या पुट कर दोगे यहां से, इसको फर्दर पुट कर दो, -200 और प्लस 2 इंटू हाफ जी टी स्क्वायर, आ गया ना बेटा। अब देखो t के टर्म में पूरा आ गया, t के टर्म में पूरा आ गया कि नहीं। अब इसको सॉल्व कर लोगे, t की वैल्यू आ जाएगी, बस। अब ये t के टर्म में आ गया ना, t के टर्म में आ गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन t आ गया, तो इसको सॉल्व कर लोगे और t की वैल्यू आ जाएगी, बात खत्म, ठीक है ना। अब तो कर ही लोगे, अब क्या बचा है, अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन करना है, सब कुछ खाना बन गया, तैयार हो गया, हाँ खा तो लोगी ही, बनाने वाले जो बनाए उसकी तारीफ भी करो, हाँ तो ठीक, हाँ कैसा रेस्ट दे दें, कितनी देर हुआ अभी तक, अभी हुआ कितना देर, अभी 1:30 हुआ ना। अच्छा रुक जाओ, इसको खत्म कर लें, ये वाला सवाल कर लें, अब रुक जाओ, अच्छा ठीक है, इसको कट कर देंगे तो ये आ जाएगा तुम्हारा माइनस जी टी, यानी माइनस टेन टी इज इक्वल टू -200 और प्लस 10t स्क्वायर, प्लस जी की वैल्यू 10 दिया है, 10t स्क्वायर, तो 10 कट जाएगा, और ये 10 इससे कटेगा तो ये 20 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा t स्क्वायर और प्लस t -20 इज इक्वल टू 0, t स्क्वायर प्लस t -20 इज इक्वल टू 0, ठीक है, ठीक। और इसको सॉल्व कर लेना और t की वैल्यू तुम्हारी आ जाएगी, ठीक है। तो अब ठीक है ना, अब देखो 5 मिनट गैप दे रहा हूं मैं, 5 मिनट गैप दे रहा हूं।